Hello everyone, this is Silky Khanna. So we will be starting with economics. So see, economics is one of the most interesting subjects that you will ever come across. Why? Because every single concept in economics has a clear logic behind it. और हर वो subject जो किसी logical understanding पर based है, उसको हम अगर एक बार समझ लेते हैं तो वो लाइफ टाइम हमको याद रहता है। सो इकोनॉमिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें समझना है, हमें हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक के पीछे का जो लॉजिक है उस लॉजिक को समझना है। और मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। ऑल्दो ये बेसिक कंसेप्ट्स आप लोगों ने 11th-12th में भी पढ़े होंगे, बट आपने किस तरीके से इन कंसेप्ट्स के मीनिंग को समझा है, कैसे इंटरप्रेट किया है, वो बहुत मैटर करता है। सो इसीलिए मैं बहुत बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करूंगी एंड देन वी विल मूव ऑन टू हायर लेवल इन फर्दर लेक्चर्स। सो द टॉपिक्स दैट वी वुड बी कवरिंग इन दिस लेक्चर आर स्कोप, बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, microeconomics and macroeconomics comparison, central problems of an economy. So moving on to our very first slide. सबसे पहले हमें जो टर्म लिखा हुआ दिख रहा है वो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये क्या है? कुछ नया है, कुछ अलग है? नहीं, हम लोग जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते आए हैं, ठीक है, वही दो मेन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स है। और ये जो मैनेजरियल या बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये कोई अलग फील्ड नहीं है इकोनॉमिक्स की। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको जब हम अप्लाई करते हैं बिजनेसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही मैनेजरियल या बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। सो पहली चीज़ तो अब ये कि कभी कंफ्यूज नहीं होना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ही मैनेजरियल या बिजनेस इकोनॉमिक्स है। हमें पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स ही स्टडी करनी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम को स्टडी किया जाए, कैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सकता है, कैसे एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमा सकता है। सो बेसिकली जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे बिजनेसेस में उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तब हम इस सब्जेक्ट को मैनेजरियल या बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स के दो कोर एरियाज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका हम आगे कंपैरिजन करेंगे, एंड देयर इज थर्ड फील्ड ऑल्सो। थर्ड है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स क्या है? देखिए, हम जो है जब स्टैटिस्टिकल टूल्स और मैथमेटिकल टेक्निक्स को अप्लाई करके इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं तो उसको इकोनोमेट्रिक्स बोला जाता है। ऑल्दो इकोनोमेट्रिक्स जो है उसका कोई लेना देना नहीं है हमारे सिलेबस से, वो बहुत ही हाई लेवल का कंसेप्ट है। हमारे को मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हमारे सिलेबस में वही है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के थोड़े बहुत कंसेप्ट। तो सबसे पहली चीज़ आई होप क्लियर हो गया कि मैनेजरियल या बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। अब बात ये आती है, क्या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन दोनों वर्ड्स में भी कोई डिफरेंस है? तो दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स ही, पढ़ना इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है, बट क्या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स शब्द में भी डिफरेंस है? येस, देयर इज अ डिफरेंस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो एक वाइडर टर्म है as compared to business economics. Business economics comparatively narrow term है। क्यों? जब शब्द लिख के आ रहा है business economics, तो हम सिर्फ और सिर्फ उन बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। सो ऐसे बिजनेसेस जिनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, जो कि कमर्शियल बिजनेसेस हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई करी जाती है तब वो कहलाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। लेकिन मैनेजरियल यानी कि आप किसी भी प्रकार के बिजनेस या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई कर रहे हैं। एनजीओज होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से जो है काम नहीं कर रहा है। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अ वाइडर टर्म। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ उन बिजनेसेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे जो कि प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव से मार्केट में काम कर रहे हैं, यानी कि कमर्शलाइज्ड है।
और मैनेजेरियल याद रखिएगा वाइडर टर्म है, एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज कमर्शियल इन कैरेक्टर, वेदर इट इज नॉन कमर्शियल इन कैरेक्टर, चाहे वो जो है प्रॉफिट मोटिव से काम कर रही है, चाहे वो चैरिटी मोटिव से काम कर रही है, सोशल वेलफेयर मोटिव से काम कर रही है, हम हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं. सो आई होप नाउ द डिफरेंसेस मस्ट बी क्लियर. अच्छा, ये जो है प्रैग्मेटिक है. प्रैग्मेटिक शब्द का मतलब होता है इट इज प्रैक्टिकल. व्हाई प्रैक्टिकल? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो है प्रैक्टिकल है क्योंकि आप इसमें जो है मार्केट को स्टडी करेंगे तभी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे. फिर देखिए, इट इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू द फील्ड ऑफ बिजनेस. हम लोग जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं. वेरी क्लियर. फिर शब्द आ रहा है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव रादर देन पॉजिटिव. क्या डिफरेंस है इन दोनों शब्दों में? नॉर्मेटिव का क्या मतलब होता है और पॉजिटिव या जिसको हम डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, नॉर्मेटिव शब्द का मतलब होता है आइडियल, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए है, क्या आइडियल है. तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ. सो नॉर्मेटिव मीन्स आइडियल एंड पॉजिटिव या डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट प्लेस. एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है, व्हाट इज रियल, रियलिस्टिक क्या है. ठीक है. अब लेट्स से अगर मैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, उनको जो है एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं मिल रहा है. ठीक है. तो क्या उनको करप्शन करना चाहिए? क्या उनको रिश्वत देके कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर लेना चाहिए? नो, दिस इज नॉट आइडियल. सो आइडियलिस्टिक चीज क्या होगी? देयर शुड बी नो करप्शन, देयर शुड बी नो ब्राइबिंग. बिजनेस मिले या नहीं मिले, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले या नहीं मिले, आइडियलिस्टिक चीज ये होगी कि आप अपनी कॉस्टिंग कम कीजिए, आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए, लेकिन करप्शन मत कीजिए एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने के लिए. लेकिन हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करप्शन जो है मार्केट में चलता है. तो ये क्या है? ये रियलिस्टिक चीज है. सो रियलिस्टिक का मतलब है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब है, या कह लीजिए कि पॉजिटिव का मतलब है, ये सारे पर्यायवाची हैं, सिनोनिमस शब्द हैं, इनका मतलब है व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट प्लेस, चल क्या रहा है. और नॉर्मेटिव का मतलब है आइडियल, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए है. और हम सब जानते हैं कि आइडियलिस्टिक तरीके से हर बिजनेस को नहीं चलाया जा सकता. सो रियलिस्टिक सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ही आज की तारीख में बिजनेसेस जो है वो चल रहे हैं मार्केट में. फिर देखिए, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज प्रिस्क्रिप्टिव to solve particular business problem by giving importance to firms aims and objectives. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है या आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कह लीजिए, इसमें सॉल्यूशंस डेवलप किए गए हैं कि किस तरीके से डिमांड रिलेटेड, कॉस्ट रिलेटेड, रेवेन्यू रिलेटेड, प्रॉफिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व किया जाए, किस तरीके से डिमांड को फोरकास्ट किया जाए, किस तरीके से प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाए. इन सब चीज़ों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेथड्स दिए गए हैं, कंसेप्ट दिए गए हैं. सो ये प्रिस्क्रिप्टिव है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा प्रिस्क्रिप्टिव चीज रियलिस्टिक मार्केट में काम नहीं आती है. हम सब जानते हैं कि जो चीजें हम थ्योरी में पढ़ते हैं जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली वही अप्लाई हों. अच्छा, फिर बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की. तो माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंसेस को हम आगे भी स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअलिस्टिक चीजों को स्टडी करते हैं. एक कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कैसे मैक्सिमाइज करें, एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करें. सो हम जो है यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ों को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं. हम पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितना चल रहा है, जीडीपी कितना चल रहा है, इन्फ्लेशन कितना है, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है. सो ये सारे जो मेजर वेरिएबल्स हैं जो नेशनल लेवल पे अकर करते हैं, उनको हम जो है एग्रीगेशन में एक साथ स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. अब पॉइंट ये है कि माइक्रो और मैक्रो दे बोथ को एग्जिस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. आप इंडिविजुअल डिसीजंस मार्केट में नहीं ले सकते जब तक कि आपको मैक्रो वेरिएबल्स की नॉलेज नहीं हो. अगर इन्फ्लेशन का नहीं पता है, ठीक है, देश में नेशनल इनकम क्या चल रही है उसका नहीं पता है, ग्रोथ रेट क्या चल रहा है उसका नहीं पता है, तो आपको लगता है कि कोई भी फर्म जो है प्राइसिंग डिसीजन सही से ले पाएगी? नहीं. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फर्म को अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस डिटरमाइन करने के लिए मैक्रो वेरिएबल्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है. देश में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उन सब वेरिएबल्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है. ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि प्राइस डिटरमाइन करने के लिए.
जो मैक्सिमम डिसीजंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उन डिसीजंस को लेने के लिए कहीं ना कहीं ओवरऑल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, हमारा जीडीपी, हमारा इन्फ्लेशन रेट, हमारी नेशनल इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए है। सो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिसीजन तभी सही तरीके से ले पाएंगे मार्केट में जब आप मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल्स को भी स्टडी करेंगे। फिर देखिए जो हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। सबसे पहला है इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल एंड द सेकंड इज मार्जिनल प्रिंसिपल, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो एक चीज़ और याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट आपने देखा होगा, अगर पेपर 1 स्टडी किया हो तो कोई भी सब्जेक्ट जब मैं पढ़ाती हूँ तो हमेशा डिफरेंसेस ज़रूर क्लियर करती हूँ, स्पेशली उन दो शब्दों में जो सिमिलर से लगते हैं, और ये डिफरेंसेस आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो देखिए इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल एंड मार्जिनल प्रिंसिपल दोनों क्या है, मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। लेट्स से आई रन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, ठीक है, और मैं जो हूँ कॉमर्स वालों को कोचिंग दे रही हूँ, नेट के एग्ज़ाम की या ग्रेड 1 के एग्ज़ाम की, किसी की भी। सो मेरी क्लास में जो है देयर आर 50 सीट्स, ठीक है, और मैं टीचर हूँ, मेरे पास 40 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। अब मुझे डिसीजन लेना है कि एक नया बच्चा आया एडमिशन के लिए, उसको एडमिशन दूँ या नहीं दूँ, ठीक है। तो मुझे अब जो है ये डिसीजन लेना है कि मैं एक नए स्टूडेंट्स को एनरोल करूं अपनी क्लास में या नहीं। अगर मैं उस नए बच्चे को क्लास में एनरोल करती हूँ तो मेरा क्या खर्चा होगा, मेरे पास सीट्स है, मेरे पास स्पेस है, उसी टाइम में पढ़ाना है, जो बैच चल रहा है उसी में उसको इंक्लूड करना है। बस किस चीज़ की एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लगेगी, नोट्स को प्रिंट करने की, वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी। भाई फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी है, चेयर्स है, जगह है, किराया जा रहा है, वो सब चीज़ें तो फिक्स्ड है, सेम है। खाली जो है जब एक नया बच्चा आएगा तो अगर 1000 पन्नों के नोट्स हैं तो उन नोट्स को प्रिंट करने की मेरी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लगेगी। अब मुझे ये देखना है कि वो जो नोट्स होंगे उनको प्रिंट करने की जितनी मेरी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लगेगी, क्या उतनी फीस मुझे उस बच्चे से मिल रही है, क्या उतना रेवेन्यू मैं अर्न कर पाऊंगी जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट मैं इनकर कर रही हूँ। इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रिंसिपल, ठीक है। मार्जिनल मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट के बारे में जब आपको डिसीजन लेना है तो आप सिर्फ इतना देखते हैं कि आपकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग कितनी लग रही है और आपका एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आ रहा है। लेट्स से मेरे जो है नोट्स प्रिंट करने में मेरी 2000 रुपये की कॉस्ट लग रही है और बच्चे से मुझे फीस मिल रही है 4000 रुपये, तो मेरा 2000 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो यानी कि मुझे उस नए स्टूडेंट को क्लास में एनरोल कर लेना चाहिए है। सो ये था मार्जिनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। सो क्योंकि हमेशा स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस होती हैं, इस वजह से हमेशा जो है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए है रिसोर्सेस का। इसीलिए हमेशा जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट के बारे में डिसाइड करेंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि उस एक्स्ट्रा यूनिट से हमारी कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न हो सकता है। अब अगर इसी कोचिंग में मुझे एक नया बैच चलाना है अलग सब्जेक्ट का, मुझे नेट ज्योग्राफी का या ग्रेड 1 ज्योग्राफी का बैच चलाना है, ठीक है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं तो ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकती, तो मुझे एक नया टीचर भी चाहिए होगा ज्योग्राफी के लिए, और हो सकता है ज्योग्राफी वाली क्लास में जो है 60 स्टूडेंट्स हों, तो मुझे जो है हो सकता है नई चेयर्स चाहिए हो, ज़्यादा स्पेस चाहिए हो, क्योंकि ज्योग्राफी के जो टीचर हैं वो बोल रहे हैं कि मैं कम से कम 60 स्टूडेंट्स का बैच लूँगा, इससे नीचे का बैच मैं लेता नहीं हूँ, या और भी ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंटल डिसीजन की कैटेगरी में आएगा ये डिसीजन कि मैं नया बैच ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चलाऊँ कि नहीं चलाऊँ, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट नहीं खर्च हो रही है, वहाँ पर सिर्फ नोट्स प्रिंटिंग की कॉस्ट नहीं आएगी, मुझे एक्स्ट्रा सीट्स भी लगवानी पड़ेगी जो कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट होगी, है ना। इसके अलावा हो सकता है मुझे थोड़ा स्पेस एक्सपैंड करना पड़े, हो सकता है मुझे एक एसी और लगवाना पड़े क्योंकि क्लास में बच्चे बढ़ जाएंगे, तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। सो इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल वो होता है जब हम सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट के बारे में डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हम जो है एक पूरे नए लेवल का डिसीजन ले रहे हैं। हमें एक नया बैच ऑफ प्रोडक्शन करना है, हमें नई फैक्ट्री लगानी है कि नहीं लगानी है, हमें नया प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है, हमें जो है एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है या नहीं करना है। इस तरीके के जो मेजर डिसीजंस होंगे वो फिर इंक्रीमेंटल कैटेगरी में आते हैं। इंक्रीमेंटल में सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होती है, एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट भी इनकर होती है, और ऑब्वियस सी बात है ये डिसीजन भी हमको बहुत वाइजली लेना है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ, अगर मैं एक कोचिंग चला रही हूँ, कॉमर्स की क्लास में ऑलरेडी 40 बच्चे हैं, मेरे पास 50 सीटें हैं, एक नए बच्चा मेरे को ऐड करना है क्लास में या नहीं करना है, ये डिसीजन लेने के लिए मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या होगी, सिर्फ एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट खर्च होगी, नोट्स को प्रिंट करने की कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा कोई मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, और मैं कंपेयर करूंगी कि वो बच्चा मुझे कितनी फीस दे रहा है, सो वो मेरे लिए हो जाएगा एक्स्ट्रा रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा होगा तो मैं जो हूँ, प्रॉफिट नहीं भी हो रहा होगा, अगर सिर्फ ब्रेक इवन भी हो रहा होगा
कि लेट से 2000 रुपये मेरे जो है प्रिंटिंग के लग रहे हैं और वो बच्चा जो है मेरे को 2000 रुपये फीस दे रहा है, तो भी मैं एक बार को सोच सकती हूँ कि मैं उसको क्लास में एनरोल कर लूँ, क्योंकि मेरा घाटा नहीं हो रहा, मेरा लॉस नहीं हो रहा। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, मुझे एक पूरा नया बैच चलाना है ज्योग्राफी का, उसके लिए मुझे क्लास में नया एसी भी लगवाना है, स्पेस भी बड़ी करनी है, मुझे नई चेयर्स भी लेके आनी है और एक नया टीचर भी अपॉइंट करना है। तो अब मेरे खर्चे बहुत सारे बढ़ गए हैं और खाली वेरिएबल कॉस्ट नहीं, मुझे नई फिक्स्ड कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेंगी। इस तरीके के डिसीजंस इंक्रीमेंटल कैटेगरी में आएंगे। तो याद रखना ये डिफरेंस है इंक्रीमेंटल और मार्जिनल का। मार्जिनल 1 एक्स्ट्रा यूनिट, इंक्रीमेंटल होल न्यू लेवल ऑफ डिसीजन। आप हो सकता है अपना पूरा प्रोडक्शन लेवल ही चेंज कर रहे हैं, या हो सकता है कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उस तरीके के डिसीजंस इंक्रीमेंटल कैटेगरी में आएंगे। मैं अब आपको किसी इंडस्ट्री या फर्म के एग्जांपल समझाती हूँ। कोई एक फैक्ट्री है, उनके यहाँ एक मशीन लगी हुई है जो 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, ये उसकी कैपेसिटी है मशीन की। तो वहाँ पर 400 यूनिट्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहे थे, 400 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। अब उनके पास डिमांड आ गई 50 और यूनिट की, उनको 50 और यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, या 1 2 जितने भी यूनिट उनको प्रोड्यूस करने हैं। उस मशीन की कैपेसिटी 500 यूनिट प्रोड्यूस करने की है। अच्छा, आप अभी जो है सिर्फ और सिर्फ 400 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप और प्रोडक्शन कर सकते हैं बिना फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाए हुए। आपको अगर 400 से 401, 400 से 401 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो सिर्फ रॉ मटेरियल ही तो एक्स्ट्रा लगेगा और लेबर एक्स्ट्रा लग सकता है। ये वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं इनकर करनी पड़ेगी ना। तो ये है मार्जिनल डिसीजन, कि आप सिर्फ इतना देखो कि आपकी एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, और उस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को बनाने से आपको कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है। पड़ता खा रहा है तो आप बना देंगे। इंक्रीमेंटल, अब मैं बोलूँ कि लेट्स से 500 यूनिट्स ऑलरेडी बन रहे हैं, मशीन की कैपेसिटी 500 यूनिट की ही है। अब आपके पास जो है और 500 यूनिट का ऑर्डर आ गया, तो क्या करोगे? तो आप उसी मशीन पे वो 500 यूनिट एक्स्ट्रा नहीं बना पाओगे, आपको नई मशीन लेके आनी पड़ेगी, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होगी। वो इंक्रीमेंटल डिसीजन होगा। या फिर आपको जो है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, एक नई फैक्ट्री खोलनी है आपको, इस तरीके के जो मेजर डिसीजन है वो फिर इंक्रीमेंटल कैटेगरी में आएंगे, उसमें आपकी एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट भी इनकर होगी। आई होप द डिफरेंस मस्ट बी क्लियर। फिर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, इसको लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली इट इज द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को लेने के लिए आपने कितना सैक्रिफाइस किया, वो सैक्रिफाइस की जो वैल्यू होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और सैक्रिफाइस ज़रूरी नहीं है कि मॉनेटरी हो, पैसा ही हो। सैक्रिफाइस मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, सैक्रिफाइस आपके टाइम का भी हो सकता है, सैक्रिफाइस रियल टर्म्स में भी हो सकता है। सैक्रिफाइस की जो वैल्यू होगी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अच्छा, दूसरी चीज़, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर और रिसोर्स इन इट्स सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, या कह लीजिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। कैसे? एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। देखिए अगेन, लेट्स से मेरे पास 10 लाख रुपए थे, दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी आई हैव गॉट, सो आई हैव 10 लाख रुपीज। मेरे पास ऑप्शंस क्या है कि मैं इसको जो है कोचिंग में लगाऊं, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लूं, कोचिंग में मेरा रिटर्न आ रहा है 10%। मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या था कि मैं इसको SIPs या म्यूचुअल फंड्स में लगा दूं, उसमें ऑन एन एवरेज मार्केट मुझे 12% रिटर्न देती। मैंने ये ऑप्शन चुना, मेरे पास 10 लाख थे, मैंने ऑप्शन चुना मैं कोचिंग खोल रही हूँ, मैं SIP या म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगा रही। तो मैंने क्या सैक्रिफाइस किया? ये जो 12% का रिटर्न मेरे पास आ सकता था, ये मैंने सैक्रिफाइस किया। सॉरी, ये मैंने सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। क्या वाकई में पूरा 12% मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी? नहीं, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। बहुत सारी बुक्स में ऐसे दे रखा होता है कि हाँ भाई जितना आपने सैक्रिफाइस किया वो पूरा का पूरा जो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बट ऐसा नहीं है। ये 10 लाख रुपए थे, मैं कोचिंग से 10% रिटर्न कमा रही हूँ, तो 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। और 10 लाख का 12% कितना हुआ? 1.2 लाख, दैट इज 1,20,000। तो मुझे घाटा कितने का हो रहा है? सैक्रिफाइस कितना किया? केवल 20,000। भाई अगर मैं SIP या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देती, 10 लाख रुपए लगा देती, तो मैं कितना कमा लेती? 1,20,000, 1,20,000। लेकिन मैंने कोचिंग खोला, मेरे को 10% रिटर्न मिल रहा है, मैं 1 लाख कमा रही हूँ। तो मैं कितना ज्यादा कमा सकती थी? मैं 20,000 एक्स्ट्रा कमा सकती थी। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 20,000।
सिर्फ यही मेरा लॉस हुआ, सिर्फ यही मेरा नुकसान हुआ, सिर्फ यही मेरा सैक्रिफाइस हुआ, तो इसको बोला जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ना कि पूरे के पूरे 1.2 लाख को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। सो यानी कि अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जहां पर अपना पैसा लगाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस रिटर्न ऑन मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। भाई सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल तो वो है ना जो मेरे को सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे 12% रिटर्न मिलता है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मुझे जो रिटर्न दे सकती है वो, और मैंने जो पैसा लगाया है, ठीक है, जहां पर वो, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। सो ये 1 लाख माइनस 1.2 लाख, सो माइनस 20K, यानी कि ये मेरा लॉस हुआ, या इतनी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई। सो आई होप अब क्लियर होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है। दूसरी चीज, एक और चीज मैं इससे रिलेटेड आपको समझाना चाहूंगी। लेट्स से मेरे पास एक तीसरा ऑप्शन भी होता, और वो तीसरा ऑप्शन मेरे पास था कि मैं जो हूँ एफडी करा दूं बैंक में। एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा था 7%, ठीक है। तो अब क्या ये भी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई? नहीं भाई, ऑप्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं। क्या सारे ऑप्शंस में हम जितना रिटर्न कमा सकते थे वो सबके सब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होते हैं? नहीं। वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स और फैक्टर इन इट्स सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, ठीक है। आपने जो ऑप्शन चूज किया उसके बाद जो ऑप्शंस बचे हुए थे उसमें से जो सबसे अच्छा था, ठीक है, उससे कंपेयर करके देखना होता है। तो भैया मैंने तो कोचिंग खोल ली, 10% का रिटर्न आ रहा है, और यहाँ पर एसआईपी और म्यूचुअल फंड में लगा देती पैसा तो 12% आता, एफडी में लगाती तो 7% आता, तो सबसे बेस्ट क्या हुआ? ये वाला। तो इससे जो है डिटरमाइन होगी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। सारे ऑप्शंस को नहीं कंसिडर किया जाता है कि हाँ भाई सब में जितना रिटर्न आ सकता था सब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ऐसा नहीं होता है। अब एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब एसआईपी और म्यूचुअल फंड से 12% का रिटर्न आ सकता था तो मैंने कोचिंग में क्यों लगाया, मैंने 10% का रिटर्न क्यों कमाया? अब देखिए इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगेन थ्योरी और प्रैक्टिकल दे बोथ डिफर। कोचिंग चलाने के बाद ही तो मुझे पता चलेगा ना कि कोचिंग से रिटर्न कितना आ सकता था। हो सकता है जब मैंने ये डिसीजन लिया तब मुझे लग रहा हो कि कोचिंग मेरे को 15% रिटर्न दे देगी, तभी तो मैंने ये डिसीजन लिया होगा। तो उस टाइम पे ये एसआईपी या म्यूचुअल फंड वाला 12% ये मुझे सेकंड बेस्ट लगा और सबसे बेस्ट कोचिंग वाला लगा, तभी मैंने ये डिसीजन लिया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कोचिंग अभी शॉर्ट टर्म में मुझे 10% रिटर्न दे रही है, बट आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जब कोचिंग स्टैब्लिश हो जाए तब वो मुझे कहीं ज्यादा रिटर्न दे। सो याद रखना जब प्रैक्टिकली डिसीजंस लिए जाते हैं तो जो कुछ हम थ्योरी में पढ़ते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि डिसीजंस यूजुअली फ्यूचर के लिए लिए जाते हैं, रिजल्ट्स फ्यूचर में पता चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसको प्राइस डिटरमाइन करना था, उसने आज प्राइस डिटरमाइन कर दिया, अब वो तो 6 महीने बाद पता चलेगा उस प्राइस पे सेल कितनी हो रही है, या 2 महीने तो एटलीस्ट लगेंगे ये पता चलने में कि उस प्राइस पे सेल इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है क्योंकि उसके रिजल्ट्स फ्यूचर में या लॉन्ग टर्म में हमें पता चलते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क और अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हम बेस्ट पॉसिबल एस्टीमेट निकाल सकें। जैसे कोई फर्म है, उसको डिसाइड करना है कि हम प्रोडक्शन कितना करें। अब एग्जैक्टली तो वो डिमांड का पता नहीं लगा सकती, लेकिन एस्टीमेट लगा सकती है। पुराने जो फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि पिछले सालों की जो डिमांड होगी वो, और आगे का फोरकास्ट करके, फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करके, लोगों की डिमांड के बारे में जान के, मार्केट सर्वे करके, इस तरीके से जो है एस्टिमेशंस लगाए जा सकते हैं, उसके बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं। हालांकि जब हम थ्योरी में पढ़ते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास परफेक्ट नॉलेज है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली हम एस्टिमेशन ही लगाते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, ये भी इससे पहले वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। हम क्योंकि फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले रहे हैं, रिजल्ट्स फ्यूचर में आएंगे, ठीक है, इसीलिए रिस्क है, इसीलिए अनसर्टेनिटी है। वी आर नॉट श्योर कि हम जो डिसीजंस ले रहे हैं या हम जो एस्टिमेट्स बना रहे हैं वो सही है या गलत है, या किस हद तक सही है। सो यहीं से बात आती है टाइम पर्सपेक्टिव की। टाइम पर्सपेक्टिव की बात कैसे आती है? आप डिसीजन शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो? भाई शॉर्ट टर्म के डिसीजंस का रिजल्ट तो कुछ ही समय में पता चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उससे आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल भी हो सकता है और फेलियर में भी कन्वर्ट हो सकता है।
आपने जो है लेट्स से डिसीजन लिया है कि मुझे जो है 50 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाना है, शॉर्ट टर्म का डिसीजन है, 50 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाया, पता चल जाएगा 1 महीने में वो बिका नहीं बिका। लेकिन अगर आप डिसीजन ले रहे हो कि मेरे को जो है न्यू टेक्निक्स लानी है या न्यू मेथड के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करना है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको लॉन्ग टर्म में पता चलेगा। या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाए, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में पता चलेगा। सो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ध्यान से लिए जाने चाहिए, क्योंकि वो इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं कई बार, जिनसे पूरा का पूरा फेलियर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का। एंड नेक्स्ट वी हैव डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये क्या है? इट इज रिलेटेड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए भी डिसीजंस लिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी डिसीजंस लिए जाते हैं। शॉर्ट टर्म में, बहुत शॉर्ट टर्म में मनी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, बट लॉन्ग टर्म में मनी की वैल्यू चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहते हैं ना कि आज जो चीज़ें हमारे पास 100 रुपये में आती है, आज से 50 साल पीछे चले जाओ, वही चीज़ें 1 रुपये में आ जाया करती थी। और ये फैक्ट है, महंगाई के कारण, इन्फ्लेशन के कारण। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले 1 रुपये की जो कीमत थी, आज वही कीमत 100 रुपये की है। जो सामान तब 1 रुपये में आया करता, तब तो 58 54 की भी वैल्यू होती थी, 25 पैसे, 10 पैसे, 2 पैसे की भी वैल्यू होती थी। तो बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। पैसे की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है, अलग अलग टाइम पे। और हमेशा याद रखना, द वैल्यू ऑफ अ मनी इज मोर टुडे एज कंपेयर टू टुमारो। पैसे की कीमत आज ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्यूचर। इसको इस तरीके से समझिए। लेट्स से मैं बात करती हूँ 1950 की, तब जो सामान 1 रुपये में आ जाया करता था, ईयर 2000 वही सामान लेट्स से 5 रुपये में आने लगा। मैं बात करूँ 2020 की, वही सामान 100 रुपये में आ रहा है। मैं बात करूँ 2050 की, शायद वही सामान 500 रुपये में आएगा। तो यानी कि 1950 का 1 रुपया बराबर साल 2000 का 5 रुपये बराबर 2020 का 100 रुपीज़ बराबर 2050 का 500 रुपीज़। सो अब इसका इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना है? इसका इकोनॉमिक्स से ये लेना देना है कि लेट्स से आपने कोई डिसीजन लिया 2020 में, जिसका फाइनल रिजल्ट 2050 तो बहुत ही लॉन्ग टर्म हो गया, बट लेट्स से जिसका रिजल्ट जो है वो आने वाला है 2025 में। ठीक है, आज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे और आपको जो आपने रिटर्न एस्टिमेट किया, हम एस्टिमेट ही लगा सकते हैं, हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता होगा कि रेवेन्यू कितना आएगा या कितना रिटर्न आएगा। सो लेट्स से हमने एस्टिमेट लगाया कि उस टाइम पे जो है 150 रुपीज़ हमें रिटर्न मिलेगा। तो क्या 150 माइनस 100 ये 50 रुपये हमारा प्रॉफिट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बदल गई। साल 2020 के 100 रुपये 2025 के 150 रुपीज़ के बराबर हैं, इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से। तो आज अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे हैं और आपको 5 साल बाद 150 रुपीज़ वापस मिल रहे हैं, तो क्या वाकई में आपको कोई प्रॉफिट हुआ है? नहीं, क्योंकि आज के 100 रुपये और 5 साल बाद के 150 रुपये बराबर हैं। तो यानी कि एक्चुअल में, रियलिटी में आपको प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक इल्यूजन है। सो हमें एक्चुअल प्रॉफिट का या एक्चुअल रिटर्न का पता करने के लिए क्या करना चाहिए है कि हम फ्यूचर का जो एस्टिमेट लगाते हैं कि फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में हमारे पास जो रिटर्न आएगा, ठीक है, उस अमाउंट का, उस वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए। ये 150 रुपीज़ लेट्स से हमारे पास 2025 में आएंगे, तो इसकी हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए है कि आज की तारीख में इस 150 की क्या वैल्यू है, और फिर हमको जो है कॉस्ट और रेवेन्यू को कंपेयर करना चाहिए है, या हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न है उसको कंपेयर करना चाहिए, फिर हमें एक्चुअल प्रॉफिट का पता चलेगा। सो ये है डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, बट यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस कंसेप्ट को हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के थ्रू लगा के देखेंगे। इकोनॉमिक्स में जो है सिर्फ आपको थ्योरी में ये चीज़ समझनी है कि हम क्यों पढ़ते हैं इस चीज़ को। सो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि फ्यूचर में जो रिटर्न्स आने वाले हैं, जो आपके पास जो है रेवेन्यूज़ आने वाले हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फिर आप कंपेयर करो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे, तब जाके आपको आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चल पाएगा। सो आई होप ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट इज द स्कोप
ऑफ मैनेजरियल और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये बेसिक ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, इसमें क्या क्या कवर होता है, क्या क्या डिसीजंस कवर नहीं होते हैं। तो ये नहीं है कि बेसिक है तो पढ़ना नहीं है, बेसिक से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए कौन कौन से डिसीजन मेकिंग एरियाज कवर होते हैं मैनेजरियल या बिजनेस इकोनॉमिक्स में। सबसे पहला है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। क्योंकि हम इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, तो कोई भी प्रोड्यूसर जब अपनी फर्म के लिए डिसीजन लेगा तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कितना किया जाए। प्रोडक्शन करने के लिए उसको ये अनुमान लगाना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड कितनी है। तो ये जो डिसीजंस होते हैं वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में कवर होते हैं। फिर है कॉस्ट एनालिसिस, कि जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी ओवरऑल कॉस्टिंग क्या होगी, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्टिंग क्या होगी, हम कितना प्रोडक्शन करें जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो, सबसे कम हो, या रॉ मटेरियल को कम से कम कॉस्ट पे कहां से प्रोक्योर किया जा सकता है, इस तरीके के डिसीजंस। फिर है प्राइसिंग डिसीजन। अब हमें कॉस्ट का पता चल गया, ये पता चल गया, डिसाइड कर लिया कि प्रोडक्शन कितना करना है। जब हम मार्केट में प्रोडक्ट जो है भेज रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो हम उसका प्राइस कितना रखें, उसके लिए हमें पता होना चाहिए है कि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा देने को तैयार है, वो किस रेट में उसको परचेज करने को तैयार है। सो प्राइसिंग डिसीजन के लिए भी हमको डिमांड का पता होना चाहिए है। एंड सेकेंड थिंग, हम इतना तो प्राइस रखेंगे ना कि एटलीस्ट हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। सो कॉस्ट को देखते हुए, कंज्यूमर की डिमांड को देखते हुए प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। एंड देन कम्स प्रॉफिट। आपने जितना प्राइस रखा होगा, आपकी जो कॉस्ट होगी, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपको बताएगा कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। Next we have capital budgeting decision. Capital budgeting decision are long term irreversible decisions. ये वो decisions है, एक बार ले लिए irreversible है, यू कैन नॉट मूव बैक। सो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ध्यान से ये डिसीजंस जो है लिए जाते हैं। इन डिसीजंस के बारे में भी फाइनेंस में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर ये जान लीजिए कैपिटल बजटिंग डिसीजंस का मतलब है डिसीजन सच एज कि हम जो है पूरी नई प्रोडक्शन कैपेसिटी लॉन्च कर रहे हैं, नई फैक्ट्री बना रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक चेंज कर रहे हैं, मेथड चेंज कर रहे हैं, प्रोसेसेस चेंज कर रहे हैं। इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं जिनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं वो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं, और इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट जाता है। सो बहुत ध्यान से ये डिसीजन लिया जाना चाहिए है कि कंपनी के पास जो भी सेविंग्स है, जो भी पैसा है, या जो भी फाइनेंसेस वो अरेंज कर रहे हैं उसको कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, ये इसमें डिसाइड किया जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में। एंड द लास्ट वन वी हैव प्रोडक्शन एंड सप्लाई एनालिसिस। कितना प्रोडक्शन हमें करना है, ठीक है, और उसको किस टाइम पर मार्केट में सप्लाई करना है। ऐसा नहीं होता कि जितना जो है हम लोग बना लेते हैं उतना एक ही टाइम पे सप्लाई कर देते हैं, स्टॉक करके भी रखा जाता है। मार्केट में जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई किया जाता है। सो प्रोडक्शन और सप्लाई को किस तरीके से मैनेज किया जाए, सप्लाई को किस तरीके से डिमांड से के थ्रू मैनेज किया जाए। क्यों? क्योंकि जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप मार्केट में जो है प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, सो दैट आपका जो प्राइस है, ठीक है, वो एकदम से बहुत नीचे नहीं जाए। अगर आप एक्सेस में सप्लाई कर देते हैं तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सस्ता हो जाएगा, प्राइस बहुत गिर जाएगा। इसीलिए प्राइस को मेंटेन्ड रखने के लिए सप्लाई पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पर मार्केट में कितना सप्लाई किया जाए। और सप्लाई कम भी नहीं होनी चाहिए, कम हो जाएगी तो कंज्यूमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा, उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा मार्केट में। सो कम भी नहीं होनी चाहिए, एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए है। सो इसीलिए मैंने कहा कि सप्लाई को सही तरीके से मैनेज करना चाहिए है एज पर द डिमांड। सो ये सारे वो डिसीजंस हैं जो कि इंटरनल है। क्यों? क्योंकि इस पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग ये डिसीजंस ले सकती है। ये वो डिसीजंस है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं, इसीलिए इसको ऑपरेशनल या इंटरनल कहा गया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दोज डिसीजंस जो इनके कंट्रोल में नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल इश्यूज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना चल रहा है, लेबर मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है, जो आपकी इकोनॉमी है, जो आपका देश है, उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड्स प्रोवाइड कर रही हैं। ये सारे वो फैक्टर्स है, वो इश्यूज हैं जिस पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इनको स्टडी किए बिना आप किस तरीके से ये ऊपर वाले 6 डिसीजन लेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके देश की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट में फंड सप्लाई कर रही हैं, वो फंड सप्लाई करने के लिए लीनियंट है या इस समय स्ट्रिक्ट हो रखी है, तो आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैसे लोगे। कैपिटल बजटिंग डिसीजन पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके लिए
फंडिंग के सोर्सेस भी तो पता होने चाहिए हैं। आप प्राइसिंग डिसीजन कैसे लोगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि देश में नेशनल इनकम क्या चल रही है या पर कैपिटा इनकम क्या चल रही है। भाई लोगों के पास पैसा कितना है वो तो पता होना चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस डिटरमाइन करोगे कि लोग ही तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। सो आप इसमें से कोई भी डिसीजन तब तक ठीक तरीके से नहीं ले सकते जब तक आपको इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज यानी कि हमारी इकोनॉमी के जो मेजर फैक्टर्स हैं, जो मेजर इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, उनके बारे में नॉलेज नहीं हो। उनके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल लेबर मार्केट का नहीं पता, देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल का नहीं पता, तो प्रोडक्शन कैसे डिसाइड करोगे? प्रोडक्शन के लिए लेबर भी तो चाहिए है, लेबर की भी तो तनख्वाह फिक्स होगी। सो इस तरीके के फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए हैं ताकि आप ठीक तरीके से ये इंटरनल डिसीजंस ले सकें। सो मैनेजरियल या बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में कवर होते हैं ये इंटरनल इश्यूज। ये एक्सटर्नल वाले याद रखना कवर नहीं होते हैं, ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप से बाहर हैं। बस ये है कि इनको स्टडी करने के बाद ही ये जो ऑपरेशनल या इंटरनल इश्यूज हैं इनके बारे में डिसीजन लिया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ स्टार्टिंग विद द बेसिक कंसेप्ट्स। अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये था कि एक्चुअल में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली माइक्रो इकोनॉमिक्स कह लो या बिजनेस इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट से। सो देखिए, व्हाट एग्जैक्टली इज इकोनॉमिक्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। एक एक शब्द का मतलब समझना है तो सबसे पहले तो ये कि भैया स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? स्कार्स रिसोर्सेज मतलब जिसकी कमी है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से एक है प्रोडक्ट ए, एक है प्रोडक्ट बी, ठीक है। मार्केट में प्रोडक्ट ए जो है उसके 10 यूनिट्स अवेलेबल हैं और जो प्रोडक्ट बी है उसके 2 यूनिट्स अवेलेबल हैं। अब आप सोचिए इन दोनों में से कौन सा वाला स्कार्स कहलाएगा, किसकी कमी होगी, 10 वाले की या 2 वाले की? आपके दिमाग में नॉर्मल आंसर आएगा ये वाला, भाई जिसके 2 ही यूनिट है मार्केट में उसकी कमी होगी। बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में, किसी रिसोर्स के बारे में बता ही नहीं सकते कि वो स्कार्स है कि नहीं है जब तक कि आपको डिमांड और सप्लाई दोनों का पता नहीं हो। ये तो सिर्फ सप्लाई थी कि मार्केट में इतनी अवेलेबिलिटी है, दिस वॉज सप्लाई, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ डिमांड की, तो मैं ए प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ कि ये जो ए प्रोडक्ट है इसकी सप्लाई है 10 यूनिट्स, सो दिस इज द सप्लाई। लेकिन इसकी जो डिमांड है मार्केट में वो केवल 5 यूनिट की है। सो डिमांड केवल 5 यूनिट की है, सप्लाई 10 यूनिट की है, तो क्या ये स्कार्स हुआ? नहीं। बी वाले केस में आ जाइए, ये भी सप्लाई थी कि सप्लाई जो है वो 2 यूनिट है, सप्लाई इज इक्वल टू 2 यूनिट, और मैं बोलूं कि डिमांड जो है वो मार्केट में केवल 1 यूनिट की, तो क्या ये भी स्कार्स हुआ? नहीं, ये दोनों ही प्रोडक्ट स्कार्स नहीं हुए। भाई प्रोडक्ट ए की सप्लाई 10 यूनिट है, डिमांड उससे कम है, डिमांड केवल 5 यूनिट की है, तो फिर इसकी कमी कैसे हुई? कमी तो नहीं हुई, जितना डिमांड है उससे ज़्यादा ही सप्लाई हो रहा है। और बी वाले केस में भी ऐसा है कि 2 यूनिट है मार्केट में लेकिन डिमांड केवल 1 ही यूनिट की है, तो यहाँ पर भी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है। तो हमेशा याद रखो, जब सप्लाई डिमांड के बराबर होगी या फिर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब स्कैर्सिटी नहीं है उस प्रोडक्ट की या उस रिसोर्स की। स्कैर्सिटी एक ही केस में होगी जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, तभी हम बोल देंगे। स्कैर्सिटी तभी होगी जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये देख के कि भाई किसी भी प्रोडक्ट के 10 यूनिट अवेलेबल है, 100 यूनिट अवेलेबल है, 2 यूनिट है या 1 मिलियन यूनिट है, इससे आप ये नहीं बता सकते कि वो रिसोर्स स्कैर्स है कि नहीं है। हमेशा याद रखना कंपैरिजन होना चाहिए डिमांड और सप्लाई का। अगर सप्लाई डिमांड को पूरा करने के लिए इनफ है या सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है तो फिर स्कैर्सिटी है ही नहीं उस रिसोर्स की। सिर्फ तब जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तब हम बोलेंगे कि हाँ उस रिसोर्स की स्कैर्सिटी है। हर वो व्यक्ति जिसको वो रिसोर्स चाहिए है उसको नहीं मिल पा रही है, तब हम बोलेंगे कि हाँ स्कैर्सिटी है। फिर देखिए, ये था फर्स्ट थिंग। तो स्कैर्सिटी है रिसोर्सेस की, इसीलिए हमें क्या करना है, हमें एलोकेशन करना है। अगर स्कैर्सिटी नहीं हो, अनलिमिटेड अवेलेबल है, ठीक है, तो हर किसी को जितनी चाहिए उतनी रिसोर्स मिल जाएगी, तो एलोकेशन की बात ही नहीं आई। एलोकेशन की बात तब आती है जब हमारे पास रिसोर्सेस की स्कैर्सिटी होती है, जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल आज आप लैंड देख लो, हमारे देश में जो लैंड है
हमें फॉरेस्ट एरिया भी चाहिए है, हमें फार्मर्स के लिए भी एरिया चाहिए ताकि क्रॉप प्रोडक्शन हो सके, हमें घर बनाने के लिए भी एरियाज चाहिए, हॉस्पिटल्स के लिए भी चाहिए, स्कूल्स के लिए चाहिए, फॉर एवरीथिंग वी नीड लैंड। और क्योंकि हमें घर चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, स्कूल्स चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए, हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, लेकिन उसका क्या नतीजा हो रहा है? एनवायरनमेंट नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जिस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं उस तरफ उस रिसोर्स को एलोकेट कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, दूसरे हमारे जो उपयोग है, जो यूजेस है, वो सफ़र करते हैं। तो क्योंकि चीज़ों की स्कैर्सिटी है, इसीलिए हमको एलोकेट करना पड़ता है। एलोकेशन हमको इस प्रकार से करना है, इस तरीके से करना है कि उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और हर किसी का, सोसाइटी में रहने वाले लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सेल्फ इंटरेस्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी शब्द है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, चाहे वो पानी हो, चाहे वो एनर्जी रिसोर्सेस हो, बिजली हो, पैसा हो, कुछ भी हो। सो हर वो रिसोर्स जो स्कार्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और पूरी इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमिक्स में हम यही स्टडी करते हैं कि जो स्कार्स रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाए। फॉर एग्जांपल, जब हम ये स्टडी कर रहे हैं कि एक कंज्यूमर के पास लिमिटेड मनी इनकम है, वो किस तरीके से इस पैसे को जो है खर्च करे जो उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो, तो हम यही तो स्टडी कर रहे हैं, एलोकेशन कैसे करें। आई एम अ कंज्यूमर, मेरी अर्निंग 10,000 है, मुझे घर का राशन पानी भी चलाना है, मेरे को कहीं जाना है तो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन पे भी पैसा खर्च करना है, मेरे को मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी पैसा सेव करके रखना है, तो बहुत सारे यूजेज हैं। अब मुझे इस तरीके से अपनी सैलरी को क्या करना है, एलोकेट करना है, मतलब अलग अलग यूजेज में लगाना है, ठीक है, जिससे कि उन रिसोर्स, मेरी जो रिसोर्स है, मेरे जो इनकम है, उससे मुझे मैक्सिमाइज्ड रिटर्न मिल सके, या मेरा कह लीजिए सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो सके, या कह लीजिए कि मनी इनकम का दुरुपयोग हो सके, सबसे अच्छा यूज हो सके, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके। ऐसे ही प्रोड्यूसर के पास अनलिमिटेड रॉ मटेरियल, अनलिमिटेड लैंड, या अनलिमिटेड जो है क्या कहते हैं लेबर रिसोर्सेज वगैरह तो नहीं है, तो उसको भी अपने लेबर को, अपने रॉ मटेरियल को, अपने लैंड को इस तरीके से यूज करना है कि वो प्रोडक्ट बनाए जिससे उसको मैक्सिमाइज्ड रिटर्न मिले और रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके। सो इन शॉर्ट हम पूरी इकोनॉमिक्स में यही स्टडी करेंगे कि स्कार्स रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट किया जाए कि रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज्ड हो और रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो। अनदर थिंग, अनलिमिटेड वांट्स। भाई रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होती क्यों है? क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है। आपको क्या लगता है दुनिया बनी थी तो पानी जो है वो स्कार्स रिसोर्स था क्या? नहीं, आज की तारीख में पानी, वाटर, वो भी दुनिया के लिए एक स्कार्स रिसोर्स हो गई है। कभी सोचा था कि पानी भी जो है बोतलों में बंद होके जो है रुपए में बिकेगा? नहीं, पानी तो जो है अनलिमिटेड हुआ करता था एक टाइम पे। पानी स्कार्स रिसोर्स नहीं हुआ करती थी एक टाइम पे, बट क्योंकि हम लोगों ने उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया, उसको सही तरीके से एलोकेट नहीं किया, इसीलिए आज क्या हो रहा है, आज उसकी स्कार्सिटी हो रही है। सो वॉन्ट्स अनलिमिटेड है ह्यूमन बींग्स की, इसी वजह से बहुत सारी रिसोर्सेस ऐसी हैं जो कभी स्कार्स नहीं हुआ करती थी, बट आज उनकी स्कार्सिटी डेवलप होती जा रही है। हम लोगों के यहाँ क्या होता है, दिवाली की सफाई होती है, पानी की वेस्टेज ही वेस्टेज होती है। घर में पोछा लगता है, आरओ का बचा हुआ पानी लोग यूज़ नहीं करेंगे, फ्रेश पानी से पोछा लगेगा। भाई हमारा घर जो है बिल्कुल ही साफ़ रहना चाहिए, भले कल को फ्यूचर जनरेशन को पानी पीने के लिए बचे या नहीं बचे। टीवी वालों के ऊपर तो सबसे ज़्यादा मेरे को गुस्सा आती है। टीवी देख लो, फिल्में देख लो, कोई भी जो है सीन वगैरह शूट करना होता है, बारिश करानी होती है, कितना पानी जो है उसमें वेस्ट हो जाता है। आजकल जो एडवेंचर पार्क्स खुल गए हैं, वहाँ पे देखिए पानी कितना वेस्ट हो रहा है, और कितने गाँव ऐसे हैं जहाँ पर लोग पानी की कमी से मर जाते हैं। सो हमारी जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज जो है थी, अवेलेबल थी, जितनी हमारे जो है अर्थ पे, जितनी हमारी प्लानट पे पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज थी, बट वो स्कार्स होती जा रही हैं। अच्छा, रिसोर्सेज स्कार्स हैं और वांट्स अनलिमिटेड है, इसी वजह से जो है हमें डिसीजन लेना पड़ता है। ये जो डिसीजन मेकिंग आती है सिनेरियो में, ये इसी वजह से आती है क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ अगेन। लेट से मेरे पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन कोई पीवीआर ही नहीं है शहर में, कोई पीवीआर नहीं है, ठीक है, कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ घर पे बैठ के खाना खाना है। तो मुझे डिसाइड करने की क्या ज़रूरत है कि पैसा कहाँ खर्च होगा? पैसा एक ही जगह खर्च होगा, खाने में। हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी बजट होता है।
अब गवर्नमेंट के पास भी ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं पैसे के, उनके पास भी ऑप्शन है, भाई स्कूल जो है बिल्ड किए जाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए जाएं, या आवास विकास योजना में लगाओ, लोगों को घर प्रदान करो, ठीक है, या फिर फार्मर्स को सब्सिडी दी जाए, या फिर बैंक्स को फंडिंग दी जाए। तो उनके पास भी जब बहुत सारे यूजेस होते हैं, या हॉस्पिटल्स वगैरह डेवलप कराए जाए, सो बहुत सारे यूजेस होते हैं। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि बजट को किस तरीके से एलोकेट किया जाए, कहाँ कहाँ पैसा लगाया जाए, हमारे देश को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बट लेट्स से कोई बीमारी नहीं पड़ता तो हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं थी, घर पे माँ बाप ही अपने बच्चों को पढ़ा लेते तो स्कूल की भी ज़रूरत नहीं थी, घर ऑलरेडी सबके पास है। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस ही नहीं होंगे तो क्या गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि पैसा कहाँ लगाएं? नहीं, अगर एक ही यूज है, अगर किसी भी चीज़ का एक ही उपयोग हो सकता है, फिर डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी भी चीज का एक ही उपयोग हो सकता है तो आप उसी यूज में उस रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे। डिसीजन मेकिंग सिनेरियो में तभी आती है जब किसी भी चीज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जब ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं तभी हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हम वो पैसा कहां लगाएं। सो देखिए, पूरे इकोनॉमिक्स का सार क्या है कि रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स है, उनकी कमी है, लोगों की वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। एक ही रिसोर्स को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है, अलग अलग यूजेस में लगाया जा सकता है। इसी वजह से प्रॉब्लम आती है चॉइस की और एलोकेशन की। लोगों को सोचना पड़ता है, गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशंस को सोचना पड़ता है, सोसाइटी को सोचना पड़ता है कि जो उनकी रिसोर्सेस है उनको किस प्रयोग में लगाएं, उनको कहाँ पर यूज़ करें। और यही इकोनॉमिक्स है, यही डिसीजन मेकिंग को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक्स में हमें कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से डिसीजन लेना होता है, हमें प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, हमें सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से डिसीजन ही तो लेना है। सो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में क्या है? इकोनॉमिक्स है एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग। किस चीज़ की डिसीजन मेकिंग? इस चीज़ की कि हम जो रिसोर्सेस स्कार्स हैं उनको इस तरीके से एलोकेट करें कि हम जो है ह्यूमन वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सकें। सॉरी। सो आई होप अब क्लियर होगा। बहुत बार मैंने देखा है और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, जब मैं बच्चों से क्लास में पूछती थी इकोनॉमिक्स है क्या, तो वो डेफिनेशन किसी को पता नहीं होती है। पता नहीं होता कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। हमें पता है हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, लेकिन क्यों पढ़ रहे हो, कर क्या रहे हो, इकोनॉमिक्स है क्या? सो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। आपको इसमें हर एक लेवल पर डिसीजंस लेने हैं स्कार्स रिसोर्सेज के प्रॉपर एलोकेशन के लिए, सो दैट जो यूटिलाइजेशन है उन रिसोर्सेज का वो ऑप्टिमल हो सके। यही एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो अब ये था कि इकोनॉमिक्स क्या है। अब बात आएगी माइक्रो और मैक्रो की। एडम स्मिथ का नाम हम सब ने सुना है, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनकी एक बहुत फेमस बुक भी है जो कि 1776 में आई थी, वेल्थ ऑफ नेशंस। वो हमारी हिस्ट्री में देखें तो इकोनॉमिक्स की एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1776 से पहले इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट नहीं थे, तब भी थे। और एडम स्मिथ के अलावा और भी इकोनॉमिस्ट और ऑथर्स थे जो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे थे, जो मार्केट को स्टडी कर रहे थे। एडम स्मिथ जो है उनका एक बहुत फेमस कंसेप्ट रहा है इनविजिबल हैंड का। एडम स्मिथ और उस टाइम के जो इकोनॉमिस्ट थे उनका ये कहना था कि कभी भी मार्केट में डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझ के इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मार्केट में कभी भी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है तो मार्केट फोर्सेस अपने आप इक्विलिब्रियम रीस्टोर कर लेती हैं। सो मार्केट फोर्सेस को ही इनविजिबल हैंड बोला गया है। सो याद रखिए, इनविजिबल हैंड और कुछ नहीं, मार्केट फोर्सेस है। इनका कहना था कि हमें मार्केट में डेलिबरेटली इंटरफेयर नहीं करना है, गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर नहीं करना है। जब भी मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम होगा, स्पेशली इंडिविजुअल मार्केट्स में, ये एग्रीगेट वेरिएबल से ज़्यादा इंडिविजुअल वेरिएबल्स को, इंडिविजुअल मार्केट्स को स्टडी करते थे। तो इनका कहना था जब भी मार्केट में कभी डिसइक्विलिब्रियम होगा, मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम रीस्टोर कर लेती है। कैसे कर लेती है? इनविजिबल हैंड होता है। वो इनविजिबल हैंड क्या है? मार्केट फोर्सेस। कैसे? उसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स से क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई मैच कर रहे थे, मार्केट इक्विलिब्रियम में थी, ठीक है। अब क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, ठीक है, लोगों को प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, डिमांड बढ़ गई उस प्रोडक्ट की। तो ऑब्वियस सी बात है, एकदम से तो सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती। सो डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा हो गई। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो हम सबको पता है प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। अभी कोई इकोनॉमिक्स मत लगाओ, सिंपली कॉमन सेंस लगाओ अभी सिर्फ।
हमें पता है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की तो उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, मार्केट में बढ़ जाता है। जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो बहुत लोगों के लिए वो प्रोडक्ट अनअफोर्डेबल हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि डिमांड कम होने लगेगी। कुछ लोग जो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो छोड़ देंगे प्रोडक्ट लेना, और जब कोई चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी, और जो चीज़ ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी सप्लायर उसी प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाहेंगे, तो इस वजह से सप्लाई बढ़ने लगेगी। सो डिमांड कम होने लगी, सप्लाई बढ़ने लगी, और यहाँ पर हुआ क्या था डिसइक्विलिब्रियम में कि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो गई थी। सो अगर डिमांड कम होने लगेगी और सप्लाई इंक्रीज होने लगेगी तो वापस से डिमांड और सप्लाई जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बराबर हो जाएंगी, वापस से जो है इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो गया। भाई अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है सो इक्विलिब्रियम में वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कम करनी पड़ेगी, डिमांड कम हो रही है। ये किस वजह से हुआ, ये प्राइस फैक्टर की वजह से हुआ। ये क्या है, ये मार्केट फोर्सेस है, ये अपने आप इक्विलिब्रियम रीस्टोर कर ले रही हैं, किसी को इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा होता भी था, इसमें कुछ गलत नहीं है, और आज भी होता है। तो इनका कहना था कि भाई डेलिबरेटली मार्केट में इंटरफेयर मत करो, मार्केट फोर्सेस अपने आप इक्विलिब्रियम रीस्टोर कर लेती हैं। इनके कंसेप्ट्स एक्सेप्टेबल भी थे, मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से चल भी रहे थे और आज भी एक्सेप्टेबल है। बट देन केम 1929, जिसको हम 1930s का डिप्रेशन बोलते हैं। एक्चुअली वो 1929 ईयर जो है, अगर एग्जैक्ट ईयर बोला जाए तो 1929 का डिप्रेशन, वैसे बोलते हैं 1930s डिप्रेशन। उसमें मार्केट फेलियर हुआ, आज तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट फेलियर हुआ, जो अपने आप इक्विलिब्रियम को रिस्टोर नहीं कर पाया। ठीक है, और हमें गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ी। ये जो फोटोज़ हैं ये एक्चुअली उस टाइम की है, लोगों के पास जॉब नहीं थे, खाने को नहीं था, इनकम नहीं थी, बेरोज़गार थे लोग। ये देखिए लोग कह रहे हैं वांटेड अ जॉब, वांटेड अ डिसेंट जॉब। यहाँ तक कि मैंने इसमें पिक्चर्स नहीं लगाई हैं, लेकिन लोगों ने अपने घर के बाहर लगा रखा था चिल्ड्रन फॉर सेल, चिल्ड्रन फॉर सेल। अपने बच्चों को पालने के लिए पैसा नहीं था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। क्यों? एक विशियस सर्कल डेवलप हुआ। विशियस सर्कल क्या है, यहाँ पे देखो हुआ क्या, इनकम जो है कम होने लगी लोगों की। जब लोगों की इनकम कम होगी खर्चा भी कम करेंगे भाई, एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे जब इनकम नहीं होगी, तो एक्सपेंडिचर कम होने लगा। जब लोग खर्चा कम कर रहे हैं मतलब मार्केट में डिमांड गिर जाएगी, डिमांड कम होने लगी। और जब डिमांड कम होगी तो सप्लायर प्रोडक्शन करके क्या करेगा, तो प्रोडक्शन गिरने लगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो लेबर को एम्प्लॉय करके क्या करेंगे, तो इस वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट भी कम होने लगी, लेबर को निकाला जाने लगा। और जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो उनके पास इनकम भी नहीं होगी, इनकम और कम होने लगी। यानी कि हमने जहां से स्टार्ट किया था हम आखिर वहीं पहुंच गए। इसी को कहते हैं विशियस सर्कल, गोल घुमावदार सर्कल ये। तो अब इस विशियस सर्कल से, इस चक्कर से कैसे बाहर निकला जाए, ये एक तरीके का चक्रव्यूह था जो कि उस टाइम पे डेवलप हो गया था, और ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड था, ये बहुत सालों तक चला। और उस टाइम पे सारे इकोनॉमिस्ट फेल हो गए, स्पेशली वो जो कहते थे कि मार्केट अपने आप को रीस्टोर कर लेती है इक्विलिब्रियम में। ऐसा नहीं था कि ये इकोनॉमिस्ट या और इकोनॉमिस्ट मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में पढ़ते नहीं थे, ये पढ़ते थे, ये बिजनेस साइकिल के बारे में, जीडीपी वगैरह के बारे में पढ़ते थे। बट इन्होंने कभी इस नज़रिए से मार्केट को नहीं देखा था कि कभी इस तरीके से भी मार्केट फेल हो सकती है। तो ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर था, जिसके बाद एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट डेवलप हुआ। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर माना जाता है जॉन मेनर्ड कीन्स को। इन्होंने 1936 में फिर बुक निकाली थी, जनरल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड इनकम एंड मनी, सॉरी जनरल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो इनकी वो जो बुक है वो बहुत फेमस हुई थी। उसके बाद से एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट जो हैं वो पढ़े जाने लगे, और यही थे जिन्होंने बोला कि मार्केट को अगर करेक्ट करना है, इस विशियस सर्कल को अगर तोड़ना है, तो हमें गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की ज़रूरत है मार्केट में। और गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया। अच्छा, गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करके इसको ठीक कर सकती है? अब आप देखो, जब ये हालात हैं तो कोई भी कंज्यूमर पैसा खर्च करने के हालत में नहीं है और प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने की हालत में नहीं है। अब क्या किया जाए? गवर्नमेंट को अपना जो स्टोर किए हुए बैलेंसेस होंगे, जो स्टोर किया हुआ मनी होगा, वो मार्केट में निकालना पड़ेगा ताकि मनी का सर्कुलेशन बढ़े। सो अगर गवर्नमेंट जो है वो परचेज करना स्टार्ट कर दे, गवर्नमेंट किसी तरीके से डिमांड बढ़ा दे, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? लोगों को नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? इनकम बढ़ेगी। इस तरीके से ये विशियस सर्कल तोड़ा जा सकता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट परचेज ही करे,
देखो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। सो गवर्नमेंट डिमांड एक तो उस तरीके से बढ़ा सकती है, दूसरा कई बार आर्टिफिशियली भी डिमांड क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किसी भी तरीके से सरकार जो है पैसा जो है मार्केट में सर्क्यूलेट कर सके, या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंडिंग दे सकती है लोगों को। तो गवर्नमेंट का दूसरा तरीका क्या है कि गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करे, कंज्यूमर्स को भी लोन दे, प्रोड्यूसर्स को भी लोन दे, बहुत सस्ते रेट पे या बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी कई बार देने पड़ सकते हैं। सो इस तरीके से गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके से, चाहे डिमांड बढ़ा के, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पैसा जो है मार्केट में सर्कुलेट करके, किसी ना किसी तरीके से मनी का सर्कुलेशन इनको मार्केट में बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये विशियस सर्कल टूटेगा। ये जो है जॉन मेनर्ड कीन्स का कंसेप्ट था, और इनकी बुक के बाद ही मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में जो है पिक्चर में आया। सो दिस इज़ हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्टेड। उसके बाद सीरियसली जो मैक्रो वेरिएबल्स है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट लेवल, ग्रोथ रेट, इन सबको स्टडी किया जाने लगा। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे ओरिजिनेट हुई। माइक्रो हमेशा से थी, स्टार्टिंग से ही जब से इकोनॉमिक्स पढ़ी जा रही है, तो माइक्रो के कंसेप्ट्स पढ़े जा रहे हैं, मैक्रो के भी कंसेप्ट्स पढ़े जा रहे थे, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट वाज नॉट देयर, क्योंकि ये माना जाता था कि इनविजिबल हैंड के थ्रू अपने आप इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाएगा, बट 1930s में ये भ्रम टूट गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब एक और चीज़ है, अच्छा चलो माइक्रो और मैक्रो हमने मान लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ, बट फिर भी why we need to study microeconomics and macroeconomics separately? अलग अलग हम क्यों स्टडी करें? सिर्फ इसलिए कि हमने जो है टॉपिक्स बांट दिए हैं कि हम कंज्यूमर के बारे में और सिंगल प्रोड्यूसर के बारे में हम माइक्रो में पढ़ेंगे, और हम जीडीपी और इन्फ्लेशन के बारे में मैक्रो में पढ़ेंगे, सिर्फ इसलिए कि हमने टॉपिक बांट दिए, हम माइक्रो और मैक्रो अलग अलग पढ़ेंगे, या कोई और भी कारण है? और कारण है, वो कारण हमें समझाएगा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन के अगेन एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पे मैंने केस लिया है एक इंडिविजुअल व्यक्ति का, तो मैं कह रही हूँ इंक्रीज इन सेविंग बाय एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति ज़्यादा सेव करने लगा, ठीक है, उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ, मैं ज़्यादा सेव करने लग गई। अगर मैं ज़्यादा सेव करूँगी तो मैं जो हूँ घर के नीचे तो पैसा दबा के रखूँगी नहीं, मैं क्या करूँगी, मैं इन्वेस्ट करूँगी बैंक में, शेयर मार्केट में, कहीं पर भी। जब मैं इन्वेस्ट करूंगी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा ज़्यादा आएगा, उनको लोन देने में आसानी होगी, वो ज़्यादा लोन दे सकते हैं। जब वो लोन देंगे तो जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो फर्म्स हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको प्रोडक्शन के लिए पैसा मिलेगा, वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं देश का जीडीपी या ग्रोथ रेट बढ़ेगा। हालांकि ये बहुत ही माइन्यूट सा होगा, क्योंकि मैं एक इकलौती सिटीजन हूँ इस देश की, तो मेरे सेविंग बढ़ाने से कोई बहुत खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो अगर देश के सारे लोग यही काम करने लगे, तो यही काम अगर एग्रीगेशन में किया जाए, तो मतलब हमारे देश के सारे लोग, सारे सिटीजन्स मिलके सेविंग्स बढ़ा दें, सारे लोग सेविंग करने लगे, अब क्या होगा? दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक्सपेंडिचर गिर जाएगा। अगर सब लोग सेव ही सेव कर रहे हैं, सेव ही सेव कर रहे हैं, इसका मतलब कंजम्पशन कम हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, डिमांड कम हो रही है। और डिमांड कम होगी तो सप्लायर बनाएगा किसके लिए? प्रोडक्शन हाउसेस किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और अगर प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है देश का जीडीपी और ग्रोथ रेट गिर जाएगा, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट। दोनों में सेम काम हो रहा था, इस एग्जाम्पल में भी सेविंग हो रही है, इसमें भी सेविंग हो रही है। फर्क किसका है? एक व्यक्ति और सारे सिटीजन्स का। जब एक व्यक्ति सेव कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। जब सारे व्यक्तियों ने सेव करना शुरू कर दिया तो वो हमारी इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ऐसे केस में अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा आ भी जाए, हम लोग इन्वेस्ट कर भी दे और वो लोन दे भी रहे हो, तो भी सप्लायर क्यों प्रोड्यूस करेगा जब डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में, जब लोग खर्चा ही नहीं करना चाह रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती थी कि कोई भी डिसीजन जो एक व्यक्ति के लेवल पे सही हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्रीगेट लेवल पे भी सही हो। और इसी वजह से माइक्रो और मैक्रो को अलग अलग पढ़ा जाता है, क्योंकि माइक्रो में अलग वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, मैक्रो में अलग वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, और दोनों में डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स अलग अलग होती हैं, दोनों में डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं, इसीलिए दोनों को अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत है। आप जो है इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिसीजन लेंगे वो एग्रीगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए इंडिविजुअल वेरिएबल्स और एग्रीगेट वेरिएबल्स को अलग अलग स्टडी किया जाना चाहिए है। ये है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, यानी कि जो डिसीजन या जो बात
इंडिविजुअल लेवल पर सही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो होल के लेवल पर, कंप्लीट लेवल पर या एग्रीगेट लेवल पे भी सही हो। ये देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है, ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक रिसेशन, अगर रिसेशन का टाइम है मतलब मंदी का दौर है, ऑलरेडी इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन सब कम चल रहा है, मंदा चल रहा है, इफ़ एवरीवन स्टार्ट सेविंग, तो क्या होगा, एग्रीगेट सेविंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब आप देखो इस एग्जाम्पल से कंपेयर मत करो, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो अलग है, ये अलग चीज़ है, इसको हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलते हैं। समझिए ये क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक रिसेशन का दौर है यानी कि मंदी का दौर है, और ये कह रहे हैं कि एवरीवन स्टार्ट सेविंग, यानी कि एग्रीगेट में सेविंग हो रही है, सब लोग सेव करने लगे, ठीक है, तो एग्रीगेट सेविंग जो है वो उल्टा कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? होना तो ये चाहिए कि अगर हर व्यक्ति सेव कर रहा है तो टोटल सेविंग ज़्यादा होनी चाहिए ना, बट ये कह रहे हैं कि अगर हर व्यक्ति सेव करेगा तो टोटल सेविंग कम हो जाएगी। क्यों? अगर हर व्यक्ति सेव करने लगेगा तो यही वाला लॉजिक आ गया कि हर व्यक्ति सेव करने लगेगा, मार्केट में एक्सपेंडिचर, खर्चा कम करेंगे, कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो जो हमारी बिजनेस फर्म्स हैं उनको प्रॉफिट ही नहीं होगा, उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो उनकी सेविंग तो कम हो जाएगी। तो भले हर एक व्यक्ति सेव कर रहा होगा लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की सेविंग तो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। सो इसी वजह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि ओवरऑल सेविंग्स कम हो जाएगी। सो हर एक व्यक्ति भले ही सेव कर रहा होगा उसके बावजूद एग्रीगेट सेविंग्स जो है वो कम हो जाएंगी क्योंकि मंदी का दौर होगा। यानी कि हमें माइक्रो और मैक्रो को अलग अलग स्टडी करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें जो इंडिविजुअल लेवल पे सही हैं, वो डिसीजंस जो इंडिविजुअल्स के लिए लिए जाते हैं वो एग्रीगेट लेवल पे भी सही निकले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हम स्टडी करेंगे माइक्रो और मैक्रो के कंपैरिजन को। आई होप अब आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा इन दोनों के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसमें हम इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ें पढ़ते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट वेरिएबल्स पढ़ते हैं, यानी कि पूरी इकोनॉमी के बारे में, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इसमें एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इसमें इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। बिजनेस एप्लीकेशन क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ऑपरेशनल या इंटरनल इश्यूज में अप्लाई करी जाती है। वो इश्यूज, वो एरियाज जो किसी भी फर्म के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, उन पर हम माइक्रो इकोनॉमिक के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिसाइड करने के लिए, कॉस्ट डिसाइड करने के लिए, प्राइस या प्रॉफिट वगैरह डिसाइड करने के लिए। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होते हैं इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज के बारे में डिसीजन लेने के लिए। और मैंने अभी आपको 1930s के डिप्रेशन के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए कई बार गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रॉब्लम अगर अनएम्प्लॉयमेंट की है, पॉवर्टी की है, इन्फ्लेशन की है, तो कोई एक प्रोड्यूसर या एक कंज्यूमर स्टेप नहीं लेने वाला है इनको ठीक करने के लिए, गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरफेयर। तो ये इश्यूज गवर्नमेंट देखती है। क्या क्या इश्यूज इसमें कवर होते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के बारे में, देश में इन्फ्लेशन कितना है, प्राइस लेवल कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, मनी के बारे में ये सब चीज़ें स्टडी करी जाती हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मतलब होता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि रॉ मटेरियल, लेबर, इनके क्या चार्जेस होने चाहिए हैं, वो सब, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन सारे इंडिविजुअल वेरिएबल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। अब हम अजम्पशन ये लेके चलते हैं थ्योरी में कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट है, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट है। ऑल्दो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक अजम्पशन है और यही इसकी लिमिटेशन भी है, यही कमी भी है। आप ये सोचो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई एक प्रोड्यूसर अपने एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहा है, वो ये मान के चले कि मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे, मतलब नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी, वो ये मान के चल रहा है। थ्योरी तो देखो यही कहती है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे तो हम मान लेंगे कि मैक्रो का वेरिएबल कांस्टेंट है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। हो सकता है प्रोड्यूसर ने क्या किया, अपना जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस गिरा दिया ये सोच के कि सेल ज़्यादा होगी, तो उसने तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस गिरा दिया, उसके बावजूद सेल नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि एक तरफ नेशनल इनकम कम हो रही थी। तो लोगों के हाथ में अगर इनकम कम हो रही है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि भले ही कोई प्रोडक्ट सस्ता भी हो जाए फिर भी उसकी डिमांड कम होगी, फिर भी लोग कम खरीद पाएंगे क्योंकि उनके पास इनकम ही नहीं है। रियलिटी ये है, प्रैक्टिकल ये है कि भाई माइक्रो और मैक्रो
दोनों में दोनों के वेरिएबल्स एक साथ चेंज होते रहते हैं, दोनों को कंसिडर करके डिसीजन लिया जाना चाहिए। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो हम माइक्रो को स्टडी करते टाइम मैक्रो के वेरिएबल्स छोड़ देते हैं कि भाई वो कांस्टेंट होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। मैक्रो को स्टडी करते टाइम हम माइक्रो के वेरिएबल्स छोड़ देते हैं कि उनमें कोई चेंज नहीं होगा। अब ये भी ज़रूरी है, अदरवाइज आप एक एक सिंगल फैक्टर के इम्पैक्ट को नहीं चेक कर पाओगे अगर आप इस तरीके से चीज़ों को कॉन्स्टेंट लेके नहीं चलोगे तो। Moving on to next slide. So what are the central problems of an economy? ठीक है, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है किसी भी इकोनॉमी की। सबसे पहले देखिए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस स्कार्स हैं, रिसोर्सेस की कमी है, उनको जो है किस तरीके से एलोकेट करें सो दैट उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके, किसी भी तरीके से वेस्टेज नहीं हो। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है जो रिसोर्सेज हैं उससे किस चीज़ का प्रोडक्शन करें। यू हैव टू चूज बिटवीन द टाइप ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल लैंड है, लिमिटेड है, क्या वीट प्रोड्यूस करें या राइस प्रोड्यूस करें या पल्स प्रोड्यूस करें या स्पाइसेस प्रोड्यूस करें, फ्रूट्स करें, वेजिटेबल्स करें, कहाँ एलोकेट करें। ये होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि जो भी रिसोर्स है उसको जो है हम किस तरीके से यूज़ करें, किन चीज़ों का प्रोडक्शन करें। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक पीस टाइम गुड्स एंड वॉर टाइम गुड्स। पीस एंड वॉर, जब शांति है किसी देश में, युद्ध की कोई आशंका नहीं है, वॉर के कोई चांस नहीं है, तो पीस टाइम गुड्स ज़्यादा बनेंगे, मतलब ब्रेड बटर मिल्क ज़्यादा बनेगा, दूध दही ज़्यादा बनेगा जो लोगों को खाने में पसंद है, या क्लोथ्स ज़्यादा बनेंगे, लोगों को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो ज़्यादा बनेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन वॉर की है या फिर अभी वॉर नहीं है बट आगे फ्यूचर में वॉर हो सकती है, तो पहले से किसी भी देश को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो वॉर टाइम गुड्स बनाने पड़ेंगे, मिसाइल्स बनानी पड़ेंगी, रॉकेट्स बनाने पड़ेंगे, बॉम्ब भी होना चाहिए, नीड टू हैव एवरीथिंग आज के एरा में। अब यार रिसोर्सेस तो देखो लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा पीस टाइम गुड्स एंड वॉर टाइम गुड्स में। देश की सिक्योरिटी की बात है इसलिए वॉर से रिलेटेड गुड्स भी बनाने हैं, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात है इसीलिए पीस टाइम गुड्स भी बनाने हैं, मतलब जब देश में शांति हो तब जिस तरीके से लोग रहते हैं उससे उनके यूज से रिलेटेड गुड्स भी बनाने हैं। सो अब कहीं ना कहीं तो क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है जिस देश की जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेंगे। ऐसे ही है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, अब इनको देखो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिनका प्रेजेंट में कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है, कपड़े हो गए, दूध दही, खाने पीने की चीज़ें एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रेजेंट कंजम्पशन। अब वही ये रिसोर्सेस लिमिटेड है, अगर हम ऐसी चीज़ें ज़्यादा बना रहे हैं जिनका प्रेजेंट कंजम्पशन है, अगर हम ये चीज़ें ज़्यादा बना रहे हैं तो इसका मतलब हम मशीनरी कम बना रहे हैं। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी एंड ऑल, तो हम मशीनरी एंड ऑल कम बना रहे हैं, और अगर मशीनरी एंड ऑल कम बन रही है इसका मतलब फ्यूचर प्रोडक्शन कम होगा। भाई अगर हमको जो है प्रोडक्शन करना है तो वो मशीनरी के बिना तो नहीं होता ना आजकल। तो अगर हम आज के कंजम्पशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम जो है सोसाइटी के रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं ऐसे गुड्स बनाने के लिए जिससे कि प्रेजेंट कंजम्पशन अच्छा हो, आज के लोगों की ज़रूरत पूरी हो, तो कहीं ना कहीं मशीनरी कम बनेगी, कैपिटल गुड्स कम बनेंगे, और भविष्य में क्योंकि कैपिटल गुड्स कम होंगे, मशीनरी कम होंगी, इस वजह से फिर फ्यूचर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यानी कि फ्यूचर के कंजम्पशन गुड्स कम हो जाएंगे। और अगर हम आज जो है कंजम्पशन गुड्स कम बनाते हैं और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्निकल चीज़ें हैं, मशीनरी एंड ऑल, वो डेवलप करते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे फ्यूचर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। नाउ अगेन you have to compromise, an economy has to compromise, people have to compromise। ये डिसीजन डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं लेती है कि गवर्नमेंट ने बोला हाँ ये बनाना है वो बनाना है, ऐसे नहीं होता। we the consumers we decide। अगर हमारी डिमांड आज बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है सप्लायर हमको वो देगा जो चाहिए है, प्रोड्यूसर तो वही प्रोड्यूस करना चाहता है ना जो कंज्यूमर मांगता है। तो आज अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो कंजम्पशन गुड्स ज़्यादा बनेंगे आज की कंजम्पशन के लिए, और अगर आज डिमांड कम होगी तो अपने आप कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनेंगे क्योंकि आज कंजम्पशन गुड्स बनाने की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम लोग डिमांड नहीं करेंगे तो। सो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है वो अपनी डिमांड के थ्रू इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है कि रिसोर्सेज जो है वो किस जगह पर एलोकेट करी जाए, किस तरीके के गुड्स जो है वो बनाए जाए। नेक्स्ट द प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस। टेक्निक क्या होनी चाहिए, 2 मेन टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। सो लेबर और कैपिटल किसका प्रयोग ज़्यादा किया जाए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर का
ज़्यादा जो है रोल होगा, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीनरी का ज़्यादा रोल होगा। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में कौन रहता है? डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया। क्यों? अगर हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं तो क्या होता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, तो हमारे देश में रोज़गार बना रहेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लेकिन हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं और ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। आपने सुना होगा किसी भी चीज़ में कहते हैं हैंडमेड है, भाई महंगी है, हाथ से बनाई हुई। क्यों? ऑब्वियस सी बात है भैया, कोई इंसान अगर प्रोडक्ट बनाता है तो वो मशीन से ज़्यादा समय लेता है। सो अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं तो एक तो हमें प्रोडक्शन करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, हाथ से बनी हुई चीज़ें महंगी ज़्यादा होती हैं तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी। लेकिन फ़ायदा ये है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बना रहेगा। लेकिन क्योंकि ज़्यादा टाइम और कॉस्ट लगेगी ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करने में, शायद हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएँ। अगर हम चलो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट करें, मशीनरी ज़्यादा एम्प्लॉय करें, तो उस केस में क्या होगा, कम समय में स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा और कॉस्टिंग भी कम आएगी। लेकिन हमारे लेबर को रोज़गार नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग हमारे देश के बेरोज़गार हो जाएंगे। हम एक डेवलपिंग नेशन है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो इन शॉर्ट यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ इंडस्ट्रीज़ में लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कुछ में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एम्प्लॉय करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट इज द क्वेश्चन ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब है कौन खरीदेगा? फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हो? कंज्यूमर के लिए, वही खरीदेगा ना। लेकिन कौन सा कंज्यूमर या कौन सा सिटीजन कितना खरीदेगा वो डिपेंड करता है उसकी इनकम पे। ये बहुत ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बिकॉज एक्चुअल में इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअल में फॉर होम टू प्रोड्यूस दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आप जो है कितना खरीद सकते हैं, कितना कंजम्पशन कर सकते हैं, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। इनकम कब मिलती है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये चार मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, जिसके पास लैंड होता है उसको रेंट की फॉर्म में इनकम मिलती है, जो लैंड वेंड किराए पे देता है। जो लेबर होता है उसको सैलरी या वेजेस की फॉर्म में मिल जाती है। जो कैपिटल पैसा इन्वेस्ट करता है उसको इंटरेस्ट की फॉर्म में जो है रिटर्न मिल जाता है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपना प्रॉफिट कमा लेता है। इस तरीके से लोगों को इनकम मिलती है। हम सब में से हर कोई भाई, या तो हम किसी के लिए काम करते हैं तो हम लेबर हुए या एम्प्लॉई हुए, या हमने पैसा कहीं लगा रखा है हम ब्याज खाते हैं, या हमने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है हमें प्रॉफिट मिलता है, या हमने लैंड दे रखा है किराए पे हमें रेंट मिलता है। ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, किसी भी फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन होता है तो इन चारों चीज़ों की ज़रूरत है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर की। अब लेट्स से एक प्रोडक्ट बना, ठीक है, या मैं कहती हूँ एक पूरा ओवरऑल प्रोडक्शन हुआ 1 मिलियन यूनिट्स का या कितना भी, और उससे जो है टोटल कमाई 1 लाख है। अब वो 1 लाख रुपए किन में बांटा जाएगा? इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बांटा जाएगा। भाई जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं फैक्ट्री में उन्हीं को तो मिलेगा रेवेन्यू, तो इनमें ये बांटा जाएगा। अब इसमें से किसको कितना दिया जाए? सबसे ज़्यादा यूजुअली कौन रखता है? एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो रिस्क लेता है, तो सबसे ज़्यादा यूजुअली एंटरप्रेन्योर रख लेता है। सो लेट्स से एंटरप्रेन्योर ने इसमें से 1 लाख में से 50,000 तो रखे अपने पास अपना रिस्क लेने के लिए। अब बचे 50,000, वो इन तीनों में बटेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल। सो आजकल लैंड जो है बहुत ही महंगा है। सो लेट्स से 20,000 लैंड को, 20,000 कैपिटल को, और बचा हुआ 10,000 लेबर को। यूजुअली लेबर को सबसे कम मिलता है। सो अब यहाँ पे ये जो चीज़ है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की प्रॉब्लम हो गई। भाई जिसकी जितनी इनकम होगी उतना ही वो खरीद पाएगा, उतना ही वो कंजम्पशन कर पाएगा। इनकम कहाँ से आएगी? जब आप किसी चीज़ के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। हम वन वे और द अदर हम किसी ना किसी तरीके से काम करके कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम कैसे ना कैसे इन्वॉल्व है। अब जो है इसमें ये जो पूरी प्रॉब्लम है ये कहलाएगी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनके बीच में जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये कहलाएगी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम। हर किसी को अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग इनकम का हिस्सा मिल रहा है, या कह लीजिए रेवेन्यू का हिस्सा मिल रहा है। लैंड का अपना फंक्शन है, लेबर का अपना, कैपिटल का अपना और एंटरप्रेन्योर का अपना। लेकिन अब इसमें से एक कैटेगरी ले लो, लेट्स से मैंने लेबर ले लिया और मैं बोलूं कि लेट्स से 10 लेबर, 5 लेबर मान लो, 5 लेबर काम कर रहे थे उस चीज़ के प्रोडक्शन में,
सो टोटल तो पूरी लेबर कैटेगरी को 10,000 मिले हैं। जो 5 लेबर थे, क्या पांचों को 2-2 हजार मिले होंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 5, 2,000। क्या हर किसी को 2,000 मिले होंगे? नहीं, अपने अपने स्किल के अकॉर्डिंग मिले होंगे। इनमें से जो सुपरवाइजिंग कर रहा होगा, हो सकता है उसको 4,000 मिले हों। जो लो कैटेगरी लेबर हो सकता है उनको 500-500 रुपए मिले हों। सो अपने अपने स्किल के अकॉर्डिंग इनको मिलेगा। सो किसी भी एक कैटेगरी के अंदर फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा वो कहलाता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी से फाइनली पता चलता है किसके हाथ में कितनी इनकम आई, उसके हिसाब से ही वो खर्चा करेंगे और तब पता चलेगा कि प्रोडक्शन एक्चुअल में किसके लिए हो रहा है, यानी कि कौन कितना खरीद पाएगा, कौन कितना कंज्यूम कर पाएगा सोसाइटी में। सो फॉर होम टू प्रोड्यूस ये एक्चुअल में फंक्शनल और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। जब हम कैटेगरी वाइज डिसाइड करते हैं कि लैंड को कितना मिलना चाहिए सोसाइटी में, लेबर को कितना मिलना चाहिए, कैपिटल को कितना, एंटरप्रेन्योर को कितना, तो वो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और लेबर में भी जब हम डिसाइड कर रहे हैं, एक कैटेगरी के अंदर हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हर किसी को अपने अपने स्किल के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, सारे लेबर इक्वली एफिशिएंट नहीं होंगे, तो वो कहलाएगा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड की ही बात ले लो, लैंड जो है फर्टाइल भी होता है, इनफर्टाइल भी होता है। जो फर्टाइल लैंड होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, इनफर्टाइल लैंड का रेंट कम होगा। सो इस तरीके से चीज़ें डिसाइड करी जाती है। कमर्शियल जगह पे लैंड लो, रेंट ज़्यादा होता है, और नॉर्मल रेसिडेंशियल जगह पे लो तो लैंड का रेंट कम होता है। सो इस तरीके से एक कैटेगरी के अंदर भी फिर उस कैटेगरी की चीज़ों के फीचर्स को देखते हुए डिसाइड होता है कि किसी एक के पास कितनी इनकम या रेवेन्यू का कितना हिस्सा जाएगा, और जितनी इनकम उतना ही खरीद पाओगे, उतना ही कंजम्पशन कर पाओगे। सो ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती है। इसके अलावा आजकल 2 नए क्वेश्चन यानी कि 2 नई प्रॉब्लम्स आ गई हैं। पहला, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस की कमी होती जा रही है, या यूं कह लीजिए कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इस वजह से जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनका वेस्टेज ज़ीरो करना है ताकि उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जा सके। सो एक तो ये है कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। आजकल पानी के लिए इतना एडवर्टाइजमेंट होता है कि भाई पानी मत वेस्ट करो। पहले के टाइम पे ऐसे नहीं कहा जाता था कि पोछा फ्रेश वाटर से मत लगाओ, लेकिन आज कहते हैं कि घर में पोछा लगवाना है तो आरओ सबके यहाँ लगा हुआ है या एक्वागार्ड लगा हुआ है, उससे जो वेस्ट वाटर निकलता है उससे बाल्टी भरो, उससे पोछा लगवाओ। सो इस तरीके के वेज निकाले जा रहे हैं ताकि हम रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करें। एंड द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या कह लीजिए ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। कैसे हम नई रिसोर्सेस फाइंड आउट करें, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। देखो रिसोर्सेस हम इंसान तो बना नहीं सकते, वो तो हमें भगवान ने और एनवायरनमेंट ने, प्रकृति ने दी है, लेकिन हो सकता है कुछ अनडिस्कवर्ड रिसोर्सेस हो। सो जो अनडिस्कवर्ड रिसोर्सेस हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करी जा रही है, और ऑल्टरनेटिव्स निकाले जा रहे हैं कि जो रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रही है उनका ऑल्टरनेटिव क्या है, उनकी जगह पर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके की खोज हो रही है। सो ये एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में डिसीजंस लेने होते हैं। डिसीजन गवर्नमेंट नहीं ले रही है इकोनॉमी की प्रॉब्लम, बट डिसीजन हम लोग ले रहे हैं। कहीं ना कहीं वी आर द वन जो मार्केट में डिमांड क्रिएट करते हैं, तो उस हिसाब से सप्लायर जो है वो सप्लाई करता है, उस हिसाब से वो प्रोडक्शन में रिसोर्सेस एलोकेट करता है। तो हम ही डिसाइड करते हैं कि डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है, क्या चीज़ इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ऐसे ही फॉर होम टू प्रोड्यूस हमारे स्किल्स के अकॉर्डिंग हमको पेमेंट मिलता है, जिसको जितना पेमेंट मिलता है उतनी उसकी इनकम, उतना वो जो है सोसाइटी में कंज्यूम कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम डिसाइड कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जो है एक्चुअल में जो हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, बट किसी भी चैप्टर को समझने से पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक टर्म्स है अब मैं आपको पहले वो समझाऊंगी। सबसे पहला टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? आज तक हम लोगों ने यही पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें किसी भी तरीके से मनी का, वेल्थ का यूजेज होता है। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक और होता है एक्सचेंज। पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में किसी ने गेहूं उगाया, किसी ने राइस उगाया और फिर एक्सचेंज कर लिया, तो वहाँ तो पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई? बिल्कुल हुई। सो अब पढ़ो इकोनॉमिक एक्टिविटी की सही डेफिनेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है हर वो एक्टिविटी जिसमें किसी ना किसी तरीके से स्कार्स रिसोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा है। लैंड एक स्कार्स रिसोर्स है, वीट भी लैंड पे उगाया गया है, राइस भी लैंड पे उगाया गया है। अनलिमिटेड वीट और राइस अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता है। सो वीट और राइस ये सब भी स्कार्स रिसोर्सेस हैं। तो अगर बार्टर सिस्टम चलता था जिसमें लोग जो है वीट और राइस एक्सचेंज कर रहे हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो खाली प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट नहीं, एक्सचेंज भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और एक्सचेंज में यूजुअली मनी रिसोर्सेस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
ठीक है, बार्टर सिस्टम में मनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं होता था। इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है वही हो जिसमें पैसे का इस्तेमाल हो, ज़रूरी ये है कि स्कार्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो। सो हर वो एक्टिविटी जिसमें मनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन उसके अलावा और भी हैं जिनमें पैसे का इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे कि एक्सचेंज। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अभी मैंने आपको बताया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और उनको जो मिलता है उनकी सर्विसेज के बदले में वो फैक्टर प्राइस है। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले में दिया जाता है रेंट, लेबर को अपनी सर्विसेज के बदले में वेजेस मिलती हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। भाई अगर जो है आप किसी से पैसा उधार पे लेते हो कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको बदले में क्या देते हो, इंटरेस्ट देते हो, ब्याज देते हो, और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाता है। तो ये कहलाते हैं इनके फैक्टर प्राइस। मार्केट क्या है? वो अरेंजमेंट जहां पर कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स और सेलर्स किसी भी तरीके से एग्रीमेंट तक पहुंच सकते हैं या नेगोशिएट कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है। सो आजकल इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक दुकान हो या एक फिजिकल प्लेस चाहिए हो। मार्केट हर वो अरेंजमेंट है जहां पर किसी भी तरीके से बायर्स एंड सेलर्स कैन नेगोशिएट और वो डील कर सकते हैं। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी शब्द हम सब ने सुना है, बट अगर मैं पूछूँ ना इकोनॉमी क्या है, डेफिनेशन बताओ, दिमाग में नहीं आएगा। बट अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि ये बताओ इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा डेवलप कर रही है या फिर अमेरिका की, यूएसए की, तो बड़ी जल्दी हमारे दिमाग में आ जाता है अच्छा यूएसए की। क्यों? आपके दिमाग में ये आंसर देने से पहले ऐसे कौन से फैक्टर्स आए जो आपने मेरे को बोला कि अमेरिका की इकोनॉमी इंडिया से ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है? जीडीपी, ग्रोथ रेट, प्राइस लेवल, नेशनल इनकम। ये जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं यही इकोनॉमी के इंडिकेटर्स होते हैं। जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, उससे ही हमें किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट का और डेवलपमेंट लेवल का पता चलता है। और ये जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं इनको मैनेज करने के लिए हमें गवर्नमेंट नाम के एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो इनका जिस तरीके से मैनेजमेंट होता है उसी को हम इकोनॉमी बोलते हैं। सो इकोनॉमी और कुछ नहीं है, इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक तरीका है जिससे आप देश के मैक्रो वेरिएबल्स को मैनेज करते हैं। रैशनैलिटी और ऑप्टिमाइजेशन, दोनों शब्दों में डिफरेंस है। एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आज से 10 साल बाद आप जो है बहुत बड़े लेक्चरर बन गए। आपका रिसोर्स क्या है? आपका टाइम, एंड यू हैव लिमिटेड टाइम, यू हैव 24 आवर्स इन अ डे। 8 घंटे तो सोओगे तो और कम हो गया। सो आपके पास टाइम है। आपको एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, वो आके बोलता है कि आप तो सिर्फ मेरे बच्चे को पढ़ाइए और आपको जो हूँ मैं 1 लाख रुपए दूंगा 1 महीने के। ठीक है, सो आपके पास जो है ऑप्शन है कि आप 1 लाख रुपए कमाओ 1 महीने में, 1 मंथ में। ठीक है, लेकिन एक ही बच्चे को पढ़ाओगे। दूसरा, आप जो है एक कोचिंग खोल रखा है आपने या घर पे ट्यूशन पढ़ाते हैं और आपके पास जो है 100 बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ पे 1 स्टूडेंट, यहाँ पे 100 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन उन 100 बच्चों के बैच से भी आप जो है 70,000 कमा पा रहे हैं। तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ मैक्सिमाइज हो रहा है? आपका सेल्फ इंटरेस्ट मैक्सिमाइज हो रहा है कि आप 1 लाख कमाओ। भाई देखो, टाइम इज अ रिसोर्स विच इज लिमिटेड, तो या तो आप उस एक बच्चे को पढ़ा सकते हो या आप 100 बच्चों को एक साथ बैच में पढ़ा सकते हो। तो अगर आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप एक बच्चे को पढ़ाओगे और 1 लाख रुपए लोगे। ये डिसीजन कहलाएगा रैशनल डिसीजन। सो रैशनैलिटी इज ऑल अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर सेल्फ इंटरेस्ट। जब आप वो फैसला लेते हो जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपका खुद का हो, सेल्फिश होना एक तरीके से। लेकिन आप एक टीचर हैं, आप अगर 100 बच्चों को पढ़ाते तो उन 100 बच्चों का भला होगा। आपकी इनकम यहाँ पर थोड़ी सी कम हो रही है, आपको 70,000 ही मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो ये कहलाएगा ऑप्टिमाइजेशन। आपका जो टाइम था वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हुआ क्योंकि आपने एक साथ 100 बच्चों को ज्ञान दिया। तो आप एक टीचर है, आपकी रिसोर्स आपका टाइम है और आपने उस टाइम का सदुपयोग किया, आपने उस टाइम का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जब आपने उस टाइम में 100 बच्चों को ज्ञान दिया, 100 बच्चों को पढ़ाया। सो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है किसी भी रिसोर्स का बेस्ट पॉसिबल यूज जिससे सबका भला हो। रैशनैलिटी, रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट देखना जिससे हमारा सबसे ज़्यादा भला हो। प्राइस थ्योरीज, वो थ्योरीज जिनसे हम जो है प्राइसिंग डिटरमाइन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, मैंने पहले आपको बताया। नॉर्मेटिव का मतलब होता है व्हाट ऑट टू बी, आइडियलिस्टिक, क्या होना चाहिए है,
और पॉजिटिव मतलब डिस्क्रिप्टिव, रियलिस्टिक, मार्केट में क्या चल रहा है। सो मार्केट के जो फैक्टर्स है, जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाती हैं। और आइडियलिस्टिक, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कि भाई प्राइस कैसे डिटरमाइन करें, ठीक है, या प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, सप्लाई कितनी होनी चाहिए है। अब अगर जो है मैं आपको बोलूँ आइडियलिस्टिक चीज़ होगी कि होर्डिंग नहीं करनी चाहिए है ना, स्टॉक ऐसे नहीं हमको जो है रखना चाहिए है कि मार्केट में सप्लाई कम हो जाए। कई लोग क्या करते हैं, होर्डिंग करते हैं, स्टॉक जो है वो बना के रख देते हैं, मार्केट में सप्लाई कम करते हैं ताकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की कमी हो जाए, और जब वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तब हम सप्लाई करेंगे। सो नॉर्मेटिव तरीके से तो ये चीज़ गलत है, लेकिन मार्केट में ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो ये रियलिस्टिक बात है। हालांकि होना क्या चाहिए है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है डिमांड से सप्लाई को मैच करा सके, होर्डिंग नहीं करनी चाहिए ताकि प्राइस अननेसेसरली बढ़े नहीं, वो फिर नॉर्मेटिव होगा, आइडियल होगा। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होते हैं वो चीज़ें जो न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं। डिमांड है, सप्लाई है, ये वेरिएबल्स है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। वेरिएबल में एक वर्ड आता है वेरी, वेरी शब्द से बना है, वेरी मतलब चेंजिंग वैल्यूज। सो डिमांड, सप्लाई, प्राइस, रेवेन्यू, ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहती हैं, इनकी वैल्यूज क्या होती है, बदलती रहती है। सो इन वेरिएबल्स को हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स में। मॉडल क्या है, देखो बहुत एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू थ्योरीज डेवलप होती हैं। जब हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं और उसको जो है एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम मॉडल बोलते हैं। तो याद रखना, मॉडल क्या है, इक्वेशन जिसमें हम वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी इक्वेशन जिसमें हम वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये ऐसे ही नहीं बन जाती हैं मॉडल, इनके लिए एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन लगता है, थ्योरीज डेवलप करनी पड़ती है, फिर हम वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप निकाल के उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट वी हैव द टर्म इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। सो इक्विलिब्रियम क्या है, जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए। तो जहाँ डिमांड और सप्लाई मैच हो जाती है वो कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम प्राइस का कि लेट्स से ये हमारा ग्राफ है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, दोनों जहाँ पे मीट करेंगे वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व। इक्विलिब्रियम क्या है, खाली इक्विलिब्रियम शब्द का क्या मतलब होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो कंज्यूमर का भी होता है, इक्विलिब्रियम तो प्रोड्यूसर का भी होता है। ये तो सिर्फ मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया कि जहाँ सप्लाई और डिमांड बराबर है, वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये तो मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। सो इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऐसी स्टेट जहाँ पर जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मैक्सिमाइज्ड है और वो पर्सन उस पोजीशन से मूव नहीं होना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंज्यूमर है, आपके पास लिमिटेड इनकम है, आप उस इनकम को इस तरीके से खर्च कर रहे हैं कि आप अपने घर की ज़रूरत भी पूरा कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो है एंटरटेनमेंट भी कर पा रहे हैं, सेव भी कर पा रहे हैं फ्यूचर के लिए, आपके सारे काम पूरे हो रहे हैं, मतलब यू आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। आप चाहते हो कि भाई ऐसे ही मेरा घर चलता रहे, यू आर सेटिस्फाइड, तो आपके लिए वो एक स्टेट ऑफ रेस्ट है, यानी कि आप कॉन्स्टेंटली उसी पोजिशन पर रहना चाहते हो, उससे मूव नहीं करना चाहते हो, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर जो है वो ऐसी पोजीशन पे है कि जहाँ पर वो 4 प्रोडक्ट बना रहा है, चारों प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो डिमांड को मैच कर रही है, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, वो उस पोजीशन से मूव नहीं करना चाहता है, वो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि उस पोजीशन पर पहुँचने के बाद हर इंडिविजुअल पर्सन का जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो रहा होता है, और इसीलिए वो उस पोजीशन से मूव नहीं करना चाहता, नहीं तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। कंज्यूमर जो है अपनी इनकम स्पेंड कर रहा था, अगर मनी इनकम कम हो जाए या उसकी जो है इच्छाएं बढ़ जाए, ठीक है, उसको जो है लाइफ में जो है और चीज़ें चाहिए हो, तो इन दोनों ही केसेस में डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम प्राइस जहाँ पर मार्केट सप्लाई मार्केट डिमांड मैच कर रही है, बट खाली इक्विलिब्रियम शब्द जो है वो कंज्यूमर प्रोड्यूसर हर किसी के ऊपर अप्लाई हो सकता है उस पोजीशन पे जहाँ उनका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमाइज हो रहा है और वो कांस्टेंट स्टेट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैंने डिटेल में पहले ही एक्सप्लेन किया है। इंडस्ट्री क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री इज नथिंग बट जस्ट ग्रुप ऑफ फर्म्स, ऐसी फर्म्स जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बना रही है, जैसे हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री,
तो यानी कि उसमें जो है वो सारी फर्म्स आ जाती हैं, जैसे टाटा हो गई, हुंडई हो गई, हीरो होंडा हो गई, वो सारी फर्म्स आ जाएंगी जो क्या बना रही है, जो ऑटोमोबाइल बना रही है, फॉर एग्जांपल कार बना रही हैं, बाइक वगैरह बना रही है, तो ये सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ जाएंगी। हम बोलते हैं एफएमसीजी इंडस्ट्री, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, तो बिस्किट, नमकीन, टूथपेस्ट, ये सब बनाने वाली जितनी भी फर्म्स है वो सब उस इंडस्ट्री का पार्ट कहलाएंगी। सो ऐसी फर्म्स जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, उन सबके ग्रुप को, उन सबके समूह को हम इंडस्ट्री बोलते हैं। और उनके अंदर की जो कंपनीज है, एक एक को हम फर्म बोलते हैं। सो इट इज ग्रुप ऑफ फर्म्स, ग्रुप ऑफ फर्म्स जो सिमिलर तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, वो मिलके एक इंडस्ट्री बनाती हैं। फिर है वायबल एंड नॉन वायबल इंडस्ट्री। ये क्या होता है, देखिए इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। ये रहा सप्लाई कर्व, ये रहा डिमांड कर्व, ये एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और ये वाई एक्सिस पे प्राइस। कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, सप्लायर ने बनाया, सप्लायर बोल रहा है भाई मैं तो 5 रुपए से कम पे नहीं बेचूंगा। ये सप्लायर का स्टार्टिंग पॉइंट है सप्लाई कर्व का। मतलब ये जो है मिनिमम प्राइस हो गया कि सप्लायर कह रहा है भाई मेरा पड़ता ही नहीं खा रहा, मेरी कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही, मैं तो इससे नीचे में बेचूंगा ही नहीं। मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड तो है बट वैल्यू बहुत कम है उस प्रोडक्ट की। कंज्यूमर कह रहा है भाई ऐसा है, मैं तो 3 रुपए से ज़्यादा दे ही नहीं सकता इस प्रोडक्ट के। तो इस केस में सप्लाई और डिमांड कभी मैच नहीं करेगी। देखो यहाँ पर सप्लाई और डिमांड कर्व कभी मैच ही नहीं कर रहे हैं। सप्लाई कर्व पूरा का पूरा डिमांड कर्व के ऊपर से स्टार्ट होगा। सप्लायर का जो मिनिमम सप्लाई प्राइस है, कोई भी कंज्यूमर उस मिनिमम सप्लाई प्राइस पे भी मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने को तैयार नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम बोलते हैं नॉन वायबल इंडस्ट्री। नॉन वायबल मतलब नॉन फीजिबल, नो वन इज गोइंग टू परचेज, सो डोंट प्रोड्यूस। हमको पता है कि एक प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, उसकी डिमांड है, लेकिन कंज्यूमर पैसा देने को तैयार ही नहीं है। जो मिनिमम सप्लाई प्राइस है जिसमें कॉस्टिंग कवर हो रही हो, कंज्यूमर उतना भी पैसा देने को तैयार नहीं है, तो फिर ऐसा प्रोडक्ट क्यों बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ये नॉन वायबल, नॉन फीजिबल इंडस्ट्री है। वायबल इंडस्ट्री ये वाली, जहाँ पे नॉर्मली हमारा सप्लाई और डिमांड किसी पॉइंट पे मैच होगा, मार्केट में प्राइस डिटरमाइन किया जा सकता है जिस पर सप्लाई होगी और कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदेगा। ये नॉर्मल इंडस्ट्री है, इसको हम बोलते हैं वायबल इंडस्ट्री, फिजिबल इंडस्ट्री। ये होती है नॉन वायबल इंडस्ट्री। इस वाली इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्शन वगैरह नहीं होगा, क्योंकि सप्लायर का जो मिनिमम सप्लाई प्राइस है उतना भी कंज्यूमर देने को तैयार ही नहीं होगा। इसमें सप्लाई कर्व हमेशा डिमांड कर्व के पूरा का पूरा ऊपर ही होगा। सो ये थे बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम चैप्टर वाइज जो है नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आई होप बेसिक्स आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।